अध्याय 31। मंडप में बैठी महिला। जुआन ने अकादमी से वापस लौटने का सोचा, लेकिन चेन शॉपिंग उस पर नजर रखे हुए था और उसकी जबान पर भरोसा करना मुश्किल था। अगर वह चेन शॉपिंग की आंखों के सामने से भाग जाता तो यह तय था कि दिन ढलने से पहले चू कबीले के सभी लोगों को इसकी खबर लग जाएगी। चू कबीले की जागीर के अलावा उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए उसे अपना स्वाभिमान निगलने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ा। मुफ्तखोर महिलाओं की जिंदगी भी आसान नहीं होती। लगता है मुझे पहले अकादमी में दाखिला लेना होगा, फिर जब कोई आसपास न हो तो चुपके से निकल जाना होगा। जुआन ने चेन शॉपिंग द्वारा उसके लिए तैयार किया गया स्कूल बैग उठा लिया। ये सोचकर अजीब लगता है कि मेरे जैसी उम्र की लड़की को भी स्कूल बैग लेकर जाना पड़ेगा। चेहरे पर भयावह भाव लिए जुआन प्रवेश द्वार से अंदर गया और खुद को एक शांत सड़क के सामने खड़ा पाया। सड़क के किनारों पर घने पेड़ उगे हुए थे, जो पैदल चलने वालों को प्राकृतिक छाया प्रदान कर रहे थे। जुआन ने चारों ओर देखा और पाया कि कई खूबसूरत महिलाएं युवा पोनीटेल बनाए हुए इलाके में घूम रही थी। उनकी छोटी स्कर्ट हल्की हवा में लहरा रही थी, जिससे उनकी गोरी जांघों की झलक दिख रही थी। वाह, इस दुनिया में छात्र मेरी सोच से कहीं ज्यादा खुले कपड़े पहनते हैं। शायद स्कूल जाना उतना बुरा भी नहीं है। सड़क पर आगे बढ़ने पर एक और विशालकाय द्वार दिखाई दिया और वहां एक गार्ड तैनात था जो छात्रों की पहचान की पुष्टि कर रहा था। संभवतः यही वह आधिकारिक द्वार था जो अकादमी के मुख्य परिसर की ओर जाता था। जुआन ने अपने आसपास का सरसरी तौर पर जायजा लिया और फिर उस रास्ते पर दौड़ पड़ा जो उस इलाके से दूर जाता था। आप चाहते हैं कि मैं स्कूल जाऊं? नामुमकिन, मैं किसी भी हालत में दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगी। जुआन तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ा जो चारों ओर पेड़ों से अच्छी तरह से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अकादमी ने परिसर में जरूरत से ज्यादा पेड़ लगा दिए थे। उसे हर जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ और फूल दिखाई दे रहे थे। कुछ मोड़ लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। जब वह आखिरकार ब्राइटन मून अकादमी के परिसर से निकला, तब तक वह अपने आसपास के वातावरण को मुश्किल से ही पहचान पा रहा था। ये कहाँ है? जुआन को इस दुनिया में आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे और उसे विशाल ब्राइटन मून शहर से परिचित होने का समय भी नहीं मिला था। लाख कोशिश करने के बावजूद वह ये नहीं बता पा रहा था कि वह कहाँ है। यू वंश की प्रसिद्धि को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं किसी राहगीर से रास्ता पूछकर उसका निवास स्थान आसानी से ढूंढ लूंगा। जुआन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जीडेंग द्वारा सौंपा गया काम पूरा करना ताकि वह अपनी मर्दानगी वापस पा सके। जब उसके अंग ही खराब हो तो साधना और बाकी सब करने का क्या फायदा। जुआन ने पूरे इलाके में छानबीन की, लेकिन उसे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि वहां एक भी व्यक्ति नहीं मिला। धमाका, एस्टरिस्क। आकाश में बिजली की एक चमक कौंधी, उसके बाद दूर से गरजने की आवाज सुनाई दी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। जुआन को हल्की बारिश की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन बिजली कड़कने से वह घबरा गया। बिजली गिरने से ही वह इस दुनिया में आया था, लेकिन वह इतना भोला नहीं था कि यह मान ले कि दूसरी बार बिजली गिरने से वह वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा। उसे ज्यादा संभावना यही थी कि वह वहीं मर जाएगा। धमाका, तारांकन। गरजने की आवाज तेज होती चली गई। पास ही एक मंडप देखकर जुआन दौड़कर उसमें शरण लेने चली गई। मंडप में सुरक्षित पहुंचकर वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह पहले से ही भरा हुआ था। एक साधारण पोशाक पहने महिला मंडप में एक स्टूल पर बैठी थी, मंडप के एक खंभे से आराम से टेक लगाए हुए। वह बारिश में दूर तक देखती रही, एक हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिए हुए। उसकी तर्जनी उंगली एक हरे रंग के लौकी में फंसी हुई थी, जिसे वह हल्की से घुमा रही थी। ये घुमाव इतना हल्का था कि ऐसा लग रहा था कि लौकी किसी भी क्षण गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी और चीज ने जुआन का ध्यान खींचा। महिला के जूते करीने से जमीन पर रखे थे और उसके सुंदर आकार के पैर कुर्सी पर स्वाभाविक रूप से मुड़े हुए थे, जो उसकी पोशाक के नीचे से हल्के से दिखाई दे रहे थे। वे मानो उत्तम सफेद जैद से बने हुए लग रहे थे और उसके पैरों के ऊपरी हिस्से रेशम से भी अधिक चिकने थे। जुआन ने स्वीकार किया कि उसे महिलाओं के चेहरे, छाती, कूल्हों और टांगों के प्रति एक विशेष आकर्षण था। उसे बाकी शरीर के रूप रंग से कोई खास मतलब नहीं था। हालांकि वह अब समझने लगा था कि कुछ लोगों को पैरों के प्रति इतना आकर्षण क्यों होता है। क्या तुमने काफी कुछ देख लिया है? महिला ने पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पीछे क्या हो रहा है। अभी नहीं, जुआन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, लेकिन तुरंत ही उसे पछतावा हुआ। उसे अपनी इस बेवजह बोलने की आदत को छोड़ देना चाहिए। वह बार बार भूल जाता था कि अब वह इंटरनेट पर नहीं है, जहां उसे गुमनामी का पर्दा ओढ़े सुरक्षित रखता था। यहाँ लोग सचमुच उसकी पिटाई कर सकते हैं। हालांकि कल उसकी साधना में काफी वृद्धि हुई थी और अब उसके पास 20 पुरुषों के बराबर ताकत थी, फिर भी उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि उसके सामने बैठी महिला ऐसी नहीं थी जिससे वह निपट सके। जाहिर है, उस महिला को इतने सीधे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह मुड़कर उस बेशर्म आदमी को देखने लगी जो मंडप में जबरदस्ती घुस आया था। संतुष्ट होकर उसने अपना ध्यान वापस बारिश पर लगाया। तो देखते रहो। जुआन उसकी प्रतिक्रिया से दंग रह गया। उसने इंटरनेट पर कई तरह के विचित्र लोग देखे थे, लेकिन उसने ऐसी बेफिक्री की उम्मीद नहीं की थी। इतना ही नहीं, जिस क्षण उसने उसकी ओर देखा, वह उसके खूबसूरत चेहरे पर मोहित हो गया। हालांकि उसकी निर्मल आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थी, उनमें उदासी की झलक थी। वह बिना हिले डुले खंभे से पीठ टिकाए बैठी रही और सामने हो रही बारिश को देखती रही। कभी कभार चलने वाली हवा बारिश की बूंदों को मंडप में उड़ाकर लाती और धीरे धीरे उसे भिगोती, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसकी धीमी सांसें बारिश की हल्की फुहारों के बीच भी सुनाई दे रही थी। जुआन ने उसके मोहक चेहरे को निहारा, लेकिन उसकी उदासी का भाव संक्रामक था। उसका दिल धीरे धीरे उसके आसपास के वातावरण की तरह भारी होता चला गया। उसकी निगाहें शहर को भीगी हुई बारिश पर टिक गईं। एक अपरिचित धुन उसके चारों ओर गूंज उठी, मानो उसकी सांसें थम गई हों। एक पल के लिए उसने एक झरने को उल्टी दिशा में ऊपर की ओर बहते हुए देखा। सिनपन्नी के फूल के बीच दूर तक उड़ते हुए आकाश को असंख्य छोटी छतरियों से भर रहे थे। सूरज पश्चिम से उगता और पूर्व में अस्त होता। स्कूल के दिनों में रसोई में दिन रात मेहनत करते हुए बिताए 10 साल। तुम रो रहे हो? एक मधुर आवाज ने उसे उसकी तल्लीनता से बाहर निकाला और जुआन को एहसास हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसके सामने बैठी महिला उसे उत्सुकता से देख रही थी। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, जुआन ने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। एक अनजान दुनिया में पुनर्जन्म के रोमांच और भय दोनों ने उसे इतना अभिभूत कर दिया था कि उसे अपने घर के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला था। क्षण भर के लिए आई उस याद ने उसे दूसरी दुनिया में अपने माता पिता की याद दिला दी और वही कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी मृत्यु की खबर सुनकर वे कितने दुखी हुए होंगे।
महिला के चेहरे के भाव में एक क्षणिक बदलाव आया। वह इस बात से हैरान लग रही थी कि उसने उसके संगीत को समझ लिया था। जुआन ने महिला के हाथों में मौजूद वाद्य यंत्र पर ध्यान दिया। यह एक सीप के आकार का था। क्या आप इसे थोड़ी देर पहले बजा रही थी? हम, महिला ने सिर हिलाकर जवाब दिया। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए उधार ले सकती हूँ? जुआन ने पूछा। क्या आपको संगीत बजाना आता है? महिला को इसकी उम्मीद नहीं थी। जुआन ने आत्म तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, जब बात उन बेकार हुनर की आती है जिनका इस्तेमाल जीविका कमाने के लिए नहीं किया जा सकता, तो मैं हरफनमौला हूँ। महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने वह वाद्य यंत्र उसे दे दिया। जुआन ने उसे अपने हाथों में घुमाकर देखा। हालांकि सीप जैसे दिखने वाले इस वाद्य यंत्र की बनावट अनोखी थी, लेकिन इसके काम करने के तरीके को समझना आसान था। जैसे ही वह कुछ सुर बजाने की कोशिश करने वाला था, उसने मुखपत्र पर लिपस्टिक का हल्का निशान देखा। वह झिझका, फिर महिला की ओर मुड़ा और पूछा, क्या मैं बजा सकता हूँ? महिला मुस्कुराई और सिर हिलाया। जुआन ने वाद्य यंत्र को अपने होठों से लगाकर परखना शुरू किया। उसे इसके सभी सुर समझने में बस कुछ ही पल लगे। यह उसके पिछले जीवन के ओकारिना से काफी मिलता जुलता था। उस महिला की मधुर धुन ने उसे अपने घर की याद दिला दी, इसलिए उसने अनजाने में ही सीनरी ऑफ होम टाउन वन बजाना शुरू कर दिया। उसने विश्वविद्यालय के दिनों में इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत की थी, ताकि वह लड़कियों को इम्प्रेस कर सके। बाद में उसे अफसोस हुआ कि वह ओकारिना कितनी भी अच्छी तरह बजा सकता था, फिर भी वह फरारी के सामने कुछ भी नहीं था। उसके पिछले जीवन की यादें उसकी आंखों के सामने कौंध गईं, जो आधे अधूरे सपनों जैसी लग रही थी। क्या ये जो जून था जिसने तितली बनने का सपना देखा था, या एक तितली जिसने जो जून बनने का सपना देखा था? 2 धुन धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ी और उन दोनों को गहरी यादों में खो जाने का मौका दिया। उनके बीच केवल बारिश की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसके सामने बैठी महिला ने अपनी आंखों के कोने पोंछने के लिए हाथ उठाया। जुआन ने चुप्पी तोड़ी। तुम भी रो रही हो? महिला ने धीरे से आह भरी। मैंने विशाल खेत, डूबता सूरज और विदाई देखी, सब कुछ तुम्हारी धुन में समाया हुआ था। उस धुन का नाम क्या है? अपने गृहनगर का नजारा, जुआन ने जवाब दिया। आपके गृहनगर का क्या? शांत सागर। महिला ने अपना लौकी का बर्तन उठाया और शराब का एक घूंट पिया। क्या आप भी थोड़ी लेना चाहेंगे? जुआन हिचकिचाया। मेरे पास कप नहीं है। पता नहीं क्यों उसके मन में सामने बैठी महिला के प्रति कोई विकृत विचार नहीं आया। वह अपने सामान्य स्वभाव में नहीं था। महिला ने उसे लौकी फेंक दी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम इतने संयमित क्यों हो? महिला के बेफिक्र रवैये से जुआन को शायद ये समझ आ गया कि वह कितना अकड़ा हुआ व्यवहार कर रहा है। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, लौकी उठाई और एक बड़ा घूंट भर लिया। जैसे ही शराब उसके मुंह में गई, उसे अपने शरीर में गर्मी की लहर महसूस हुई, मानो वह जल रहा हो। इस सनसनी से उसका दम घुटने लगा और वह जोर जोर से खांसने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। ये कैसी शराब है? ये तो बहुत तेज है। ये तो उसके पिछले जन्म में पी गई वोडका से भी ज्यादा तेज थी। इसे बर्निंग स्काई कहते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो ज्यादातर लोगों के लिए सहन करना मुश्किल होता है। मेरी शारीरिक बनावट कुछ ऐसी है कि मैं अक्सर शरीर को गर्म रखने के लिए ये शराब पीती हूँ, महिला ने जवाब दिया। उसने अपना लौकी का गिलास वापस उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। उसके गोरे गालों पर हल्की सी लाली छा गई। ऐसा लग रहा था कि उसे शराब का आनंद आ रहा है। मेरा नाम जुआन है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जुआन ने पूछा। महिला ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराई। जीवन क्षणभंगुर नियतियों की एक श्रृंखला है। अगर अंत में हमें अलग होना ही है, तो बेहतर है कि हम एक दूसरे को जाने ही ना। जुआन ने चिढ़कर भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैंने तुम्हें अपना नाम पहले ही बता दिया है। तुमने ही मुझे ये बात अपनी मर्जी से बताई थी। मैंने तुमसे नहीं पूछा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फायदा उठाया गया हो, जुआन ने नाखुशी से बुदबुदाया। महिला जोर से हंस पड़ी। तुमने मेरी शराब पी ली। मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई नुकसान हुआ है। शायद हाँ। जुआन ने देखा कि बारिश धीरे धीरे रुक रही है, इसलिए वह उठ खड़ा हुआ। अगर किस्मत हमें फिर से मिला दे, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? मुझे शक है कि हम दोबारा मिल पाएंगे। महिला ने सिर हिलाया। उसने उसके हाथ में पकड़े स्कूल बैग पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। आप ब्राइटन मून अकादमी के छात्र हैं? जुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। स्कूल से भागने वाला छात्र कभी अपनी अनुपस्थिति स्वीकार नहीं करेगा। उसने महिला को संदेह भरी नजरों से देखा। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी, तो मैं आपके सवाल का जवाब क्यों दूं? महिला ने उसके हाथ में पकड़े बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं बिना कुछ बोले भी समझ सकती हूँ। तुम ऐसा बैग लिए घूम रहे हो जो सिर्फ ब्राइटन मून अकादमी के छात्रों के पास होता है। अब तो पढ़ाई का समय होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बालवाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक 20 साल से अधिक समय पढ़ाई में बिताया है। मैं अब कभी स्कूल नहीं जाना चाहती। जुआन ने निराशा से जवाब दिया। किंडरगार्टन, विश्वविद्यालय। महिला की आंखों में उलझन झलक रही थी, लेकिन उसने अपने सवाल नहीं पूछे। मैं भी बहुत सी बातें अपने तक ही सीमित रखती हूँ, तो मुझे उससे सवाल करने का क्या हक है? आपकी शराब के लिए धन्यवाद। मैं अब चलता हूँ। जुआन अभी भी लुई यानिलुओ को ढूंढने के बारे में सोच रहा था। यह उसके जीवन भर की खुशियों का सवाल था। इसे हर चीज से ज्यादा अहमियत देनी थी। जरूर, लगता है हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। महिला के होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। जुआन ने उसे भावहीन निगाहों से देखा। जैसे मैं तुम पर भरोसा करूंगी। क्या पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रहस्यमयी शब्दों का प्रयोग करना खूबसूरत महिलाओं का स्वाभाविक गुण नहीं है? जुआन के मंडप से निकलते ही उसने देखा कि काले कपड़े पहने एक आदमी फुटपाथ पर चल रहा है। चलते हुए उस आदमी ने उसकी तरफ एक नजर डाली। कुछ ही कदम चलने के बाद वह तेजी से पीछे मुड़ा और पुकारा, जुआन। तुम कौन हो? जुआन ने काले कपड़े पहने उस आदमी को घूर कर देखा। उसकी नाक से लेकर दाहिने गाल तक एक लंबा निशान था। उसकी गर्दन के पास एक बेर के फूल का चिन्ह दिखाई दे रहा था। जुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। बेर के फूल 12वें के शरीर पर भी ऐसा ही टैटू था। 1. सोजिरो द्वारा बजाई गई एक जापानी धुन। 2. ये एक ऐसे व्यक्ति की कविता का संदर्भ है जिसने जागने से पहले तितली बनने का सपना देखा था। जागने पर वह सोचने लगा कि वास्तव में सपना क्या था, उसका तितली बनना या जो जून के रूप में जागने का सपना देखना। अध्याय 32, पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका। उस आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, तुम तो बड़े ही भुलक्कड़ हो। मैं प्लम ब्लॉसम 13 हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ एक बार जुआ भी खेला था। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए?
प्लम ब्लॉसम 13। प्लम ब्लॉसम 12 ने उसे मेई चाओ फेन के 13 धर्मपुत्रों में सबसे शक्तिशाली घोषित किया था, क्योंकि वह अपनी साधना में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका था। जुआन बहुत परेशान था। आखिर मेरे सारे दुश्मन मुझसे ज्यादा ताकतवर क्यों होते हैं? साथ ही उसे इस बात पर हैरानी भी हो रही थी कि इस शरीर का पिछला मालिक खतरे में कूदने में कितना माहिर था। सोचो, उसने ऐसे लोगों के साथ जुआ खेला था। 12 कहाँ है? प्लम ब्लॉसम 13 ने पूछा। कौन 12? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जुआन ने अनभिज्ञता का नाटक किया। वह इस बात से हैरान था कि बेर के फूल 13 ने इतनी जल्दी उससे कैसे संपर्क कर लिया। दिखावा करना बंद करो, किसी ने तुम्हें उसके साथ शहर से निकलते हुए देखा था और अब वह कहीं नहीं मिल रहा। प्लम ब्लॉसम 13 ने ठंडे स्वर में कहा। अरे हाँ, अब याद आया, आप प्लम ब्लॉसम 12 की बात कर रहे हैं। जुआन ने ताली बजाई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। शहर छोड़ने के कुछ ही समय बाद हमारी मुलाकात टेन उपनाम वाले एक व्यक्ति से हुई। वह उस टेन नाम के आदमी के पीछे चल पड़ा और हम अलग हो गए। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। एक व्यक्ति जिसका उपनाम टेन था, क्या वह गद्दार टेन वही हो सकता है? प्लम ब्लॉसम 13 ने पूछा। जुआन ने कहा, लगता है आपको कुछ समझ आ गया है कि क्या हुआ था। बहुत बढ़िया, अब जब हमारी गलतफहमी दूर हो गई है तो मैं चलता हूँ। अगर वह किसी खूबसूरत महिला हत्यारे के सामने होता तो शायद वह थोड़ी देर और बात कर लेता, लेकिन उसे चेहरे पर निशान वाले एक खूंखार दिखने वाले आदमी की संगति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक पल रुको। प्लम ब्लॉसम 13 ने जुआन का कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हत्यारे की जबरदस्त पकड़ ने जुआन को दिखा दिया कि प्लम ब्लॉसम 13 की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। उसने उस पर हमला करने की इच्छा को दबा लिया। तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? प्लम ब्लॉसम 13 ने अपने चोगे में हाथ डाला और एक कागज का टुकड़ा निकाला। क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम मेरा कर्ज चुका दो? कैसा कर्ज? जुआन अचंभित रह गई। कर्ज से बचने की सोच तो नहीं रहे हो ना? ये कागज पर साफ साफ लिखा है और तुमने इस पर अपने उंगलियों के निशान भी लगाए हैं। प्लम ब्लॉसम 13 ने खतरनाक मुस्कान बिखेरी। जुआन ने झुककर ध्यान से दस्तावेज को देखा। दस्तावेज में लिखा था कि उसे प्लम ब्लॉसम 13 को 1000 चांदी के सिक्के देने थे और नीचे लाल रंग के उंगलियों के निशान थे। उसके मन में पुरानी यादें उभरने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्लम ब्लॉसम 13 के साथ एक जुआघर गया था और वहां उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए थे। अपने नुकसान की भरपाई के लिए बेताब होकर उसने प्लम ब्लॉसम 13 से और पैसे उधार लिए, लेकिन अंत में उसे 1000 चांदी के सिक्के और गंवाने पड़े। धत तेरे की, ये आदमी तो बिल्कुल निकम्मा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सब लोग इसे नीचा समझते हैं। यहाँ तक कि एक नौकरानी भी इसके सामने ही इसे खरी खोटी सुनाने की हिम्मत करती है। जुआन अपने शरीर के पिछले मालिक से निराश था। इस दुनिया में उसका अस्तित्व सचमुच व्यर्थ था। 1000 चांदी के सिक्के 1,800,000 RMB के बराबर थे। तुमने कहा था कि चू एस्टेट लौटने पर तुम मुझे पैसे लौटा दोगे, तो मेरे पैसे कहाँ हैं? प्लम ब्लॉसम 13 ने अपना खाली हाथ जुआन की ओर बढ़ाया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं अनुबंध की शर्तों का पालन करते हुए तुम्हारे हाथ काट दूंगा। मैं चुकुल का युवा स्वामी हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझ पर हाथ उठाने की? जुआन ने हिम्मत जुटाकर अपना बचाव किया। हालांकि उसने जी शियाओक्सी और प्लम ब्लॉसम 12 से कुछ पैसे कमा लिए थे, लेकिन उसके पास 1000 चांदी के सिक्के भी नहीं थे। इसके अलावा अगर उसके पास पैसे होते भी तो वह उन्हें किसी निकम्मे बदमाश का कर्ज चुकाने में बर्बाद नहीं करना चाहता था। भला वह अपनी मेहनत की कमाई किसी दूसरे आदमी का कर्ज चुकाने में क्यों खर्च करे? और तो और चू परिवार का समर्थन भी उसके साथ था। अगर वाकई तुम पर उसका कर्ज है तो मेरी यही सलाह है कि उसे उसका पैसा लौटा दो। इस दुनिया में प्रतिज्ञाओं और समझौतों का बहुत महत्व है और जो कोई भी इन्हें तोड़ने की हिम्मत करेगा उसे स्वर्ग से दंड भुगतना पड़ेगा। अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो ब्राइटन मून यूपी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। मंडप से एक ठंडी आवाज आई। अरे, क्या सच में इतनी खूबसूरत महिला यहाँ छिपी हुई है? मंडप में बैठी महिला को देखकर प्लम ब्लॉसम 13 की आंखें आश्चर्य से भर गई। क्या आप मुझसे छेड़छाड़ करने की सोच रहे हैं? महिला ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आवाज में एक हल्की सी जिज्ञासा थी। प्लम ब्लॉसम 13 जोर से हंसा। तो क्या हुआ अगर मैं? उसकी बात अधूरी रह गई जब उसने देखा कि उसकी उंगलियों से हरी शराब की लौकी धीरे धीरे घूम रही है। उसके मन में कुछ आया और वह अजीब तरह से हंस पड़ा। श्रीमती, आप मुझे गलत समझ रही हैं। हमारा प्लम ब्लॉसम संप्रदाय एक नेक संप्रदाय है। ऐसा कुछ करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे जुआन की उस महिला की पहचान को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई। अगर घमंडी प्लम ब्लॉसम 13 भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करती थी तो वह जरूर कोई बहुत प्रभावशाली शख्सियत होगी। उसने इस मौके का फायदा उठाकर प्लम ब्लॉसम 13 से वचन पत्र छीन लिया। उसे और करीब से देखना था। क्या तुम इस वचन पत्र को फाड़ने की सोच रही हो? कोई फायदा नहीं, मेरे पास इसकी अतिरिक्त प्रतियां हैं। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। प्लम ब्लॉसम 13 ने ठंडे लहजे में उपहास किया। जुआन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने समझौते की शर्तों को पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठी। इस अनुबंध के अनुसार ऋण केवल 3 दिनों में चुकाना है। अभी समय है, तो आपको इतनी जल्दी क्यों है? चिंता मत करो, मैं 3 दिनों में आपका पैसा चुका दूंगा। प्लम ब्लॉसम 13 ने भौहें चढ़ाई। वह जुआन को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मंडप में बैठी वह महिला, उसने जुआन की बात मान ली। ठीक है, अगर तुम 3 दिनों में मेरा पैसा वापस नहीं कर पाए तो ज़ैद सम्राट भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जाने से पहले उसने जुआन के हाथों से वचन पत्र वापस छीन लिया। वह अपने संप्रदाय के मुख्यालय की ओर चल पड़ा। उसे आज जो कुछ भी देखा था उसके बारे में संप्रदाय प्रमुख को सूचित करना था ताकि वह आवश्यक सावधानी बरत सके। उसके जाते समय जुआन ने मंडप में बैठी महिला की ओर देखा। लगता है वह तुमसे काफी डरा हुआ है। मंडप में बैठी महिला ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, वह मुझसे डरता नहीं है, वह बस अपने संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। मुझे ये जानकर बहुत उत्सुकता हो रही है कि तुम 3 दिनों के भीतर 1000 चांदी के सिक्के कैसे जुटाओगे। जुआन मंडप में वापस लौटी और शरारती मुस्कान के साथ बोली, अगर आप मुझे पैसे उधार देने को तैयार हैं तो मैं उसका पीछा करके उसे तुरंत उसके पैसे लौटा दूंगी। वह महिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सचमुच बहुत कठोर चमड़ी वाले हो। जुआन ने आह भरी, मैं और क्या कर सकती हूँ? ईमानदार पुरुषों को हर दुनिया में नुकसान ही उठाना पड़ता है। सहनशील होना बहुत काम आता है। महिला ने सिर हिलाया और शराब का एक और घूंट लिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानती तो मैं तुम्हें अपना पैसा क्यों उधार दूं? वैसे भी मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है।
जुआन ने उसके जवाब का पहले से ही अनुमान लगा लिया था और शरारती मुस्कान के साथ बोली, चूंकि हमने एक बार साथ में शराब पी थी, तो क्यों ना आप मुझे शहर के सबसे लाभदायक क्षेत्रों के बारे में बताएं। मैं उनमें अपनी किस्मत आजमाऊंगी। महिला ने अपना शराब का घड़ा नीचे रखा और उसे फिर से गौर से देखा। तुम वाकई एक दिलचस्प इंसान हो। ब्राइटन मून शहर में सबसे अधिक लाभदायक दो क्षेत्र नमक और धातु हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग साधारण मनुष्य हैं, उन्हें खाने की जरूरत होती है और वे खेती करते हैं। इस दुनिया में जीवन इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। इनके अलावा यू कबीले के कीस्टोन भी हैं। कीस्टोन का व्यापार बेहद लाभदायक है। ये दुर्लभ और मूल्यवान है और इनकी मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है। बेशक मैंने शहर में मौजूद व्यावसायिक अवसरों पर ही प्रकाश डाला है। यदि आप एक कुशल किसान हैं, तो आपके पास पैसा कमाने के और भी कई साधन हैं। जुआन ने आंखें घुमाई। अगर मैं काफी ताकतवर होता तो प्लम ब्लॉसम संप्रदाय के उन बदमाशों से डरता नहीं। तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, महिला ने सहजता से हंसते हुए कहा। दरअसल एक ही बार में बहुत सारा पैसा कमाने का एक कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक तरीका है। अरे क्या बात है, महिला की जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने एक बार एक आकर्षक लड़के से एक सिद्धांत सुना था। उसने कहा था कि इस दुनिया में अनगिनत औरतें हैं, लेकिन पुरुषों की ऊर्जा सीमित है। अगर हम पुरुष अपनी सीमित ऊर्जा को हर मिलने वाली औरत से छेड़छाड़ करने में लगा दे, तो हम बस अपनी ऊर्जा व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उसने अपनी सारी ऊर्जा केवल अमीर महिलाओं से छेड़छाड़ करने में लगाने का फैसला किया। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो उसकी बातें काफी हद तक सही लगती हैं। मुझे उससे सीख लेनी चाहिए। जुआन का लहजा एकदम गंभीर था। किसी मुफ्तखोर का वर्णन करने का कितना ताजा तरीका है। तुम सचमुच अनोखे हो, महिला ने व्यंग्यपूर्वक जवाब दिया। श्रीमती, क्या आप मेरे बारे में विचार करेंगी? मुझ जैसा सौम्य, विचारशील और आकर्षक पुरुष आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। जुआन ने बड़े ही शानदार ढंग से अपना परिचय दिया। क्या तुम चू वंश के युवा स्वामी नहीं हो, फिर भी मुझसे छेड़छाड़ करना चाहते हो? महिला ने जमीन पर थूका। कमीने। जुआन सदमे में थी। तुम मुझे जानते हो, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन तुम्हारे और प्लम ब्लॉसम 13 के बीच हुई बातचीत सुनने के बाद मुझे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। ब्राइटनवुड शहर की राजकुमारी, चू वंश की प्रथम कन्या, की अभी अभी शादी हुई है और उसका पति कोई प्रतिष्ठित युवक नहीं, बल्कि एक निकम्मा और बेकार आदमी है। सच कहूं तो मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि चू चुयान जैसी असाधारण महिला आपके जैसे व्यक्ति को अपना पति क्यों चुनेगी। लेकिन अब जब मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इसका कारण पता चल गया है। जुआन ने सीना फुलाते हुए कहा, क्योंकि मैं सुंदर हूँ? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बेशर्म हो। महिला ने अंगड़ाई ली। उसका शरीर एक सुंदर चाप में मुड़ा। मैं कुछ देर बाहर थी, इसलिए अब मुझे वापस जाना चाहिए। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। वह मुड़ी और चली गई। मंडप के पीछे स्थित बांस के जंगल की ओर बढ़ गई। जाते समय उसकी आकृति थोड़ी उदास लग रही थी। कभी कभार मुस्कुराने और खिलखिलाने के बावजूद उसके चारों ओर उदासी का एक बादल छाया हुआ था जो छंटने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं उसके मूड में क्या खराबी है। जुआन गहरी सोच में डूब गया, फिर खुद को संभाला। मैं अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया हूँ? जुआन ने तुरंत अपने विचारों पर काबू पाया और युयानेलुओं की तलाश में निकल पड़ा। इसी बीच प्लम ब्लॉसम 13 दौड़ते हुए शहर के दक्षिणी जिले में स्थित प्लम ब्लॉसम संप्रदाय के मुख्यालय तक पहुंचा। वह सीधे संप्रदाय प्रमुख के अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा। धड़ाम एस्टरिस्क। बुरी खबर है, संप्रदाय प्रमुख, जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। एक नग्न महिला एक तरफ भागी और अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। अगर तुम मुझे इसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकती, तो प्रवर्तन कार्यालय में हाजिर हो जाओ और 20 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। एक आंख वाला आदमी एक विशाल मेज के पीछे बैठा था। उसने घबराई हुई महिला के बाल पकड़े और उसे अपने नीचे दबा दिया। वो कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय उस महिला की स्पष्ट बड़बड़ाहट के। प्लम ब्लॉसम 13 ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। टैन वेई की पत्नी की त्वचा वाकई बहुत गोरी है। उसने इस विचार को मन से निकाल दिया और अपना ध्यान केंद्रित किया। मैं अभी अभी जुआन से मिला हूँ। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक आंख वाला व्यक्ति प्लम ब्लॉसम संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख मेई चाओफेंग था। जुआन कौन है? मेई चाओफेंग अपनी कुर्सी की पीठ से टिक गया और उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। ये वही आदमी है जिसे तुमने कुछ देर पहले 12 को खत्म करने का आदेश दिया था, प्लम ब्लॉसम 13 ने जल्दी से जवाब दिया। आह, चू वंश के युवा स्वामी। मेई चाओफेंग का शरीर सीधा हो गया। उसकी अकेली आंख में क्रोध की झलक दिखाई दी। खांसी खांसी, मेज के नीचे लेटी महिला को उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। मेई चाओफेंग ने अपनी डेस्क के नीचे एक नजर डाली और फिर अपना ध्यान प्लम ब्लॉसम 13 पर केंद्रित किया। 12 ने पिछली बार गड़बड़ कर दी थी, इसलिए मैंने उसे अपनी गलतियों को सुधारने का एक और मौका दिया। क्या हुआ? क्या वह फिर से अपने मिशन में असफल हो गया? प्लम ब्लॉसम 13 ने उत्तर दिया। मैंने संप्रदाय के अपने भाइयों से सुना है कि उन्होंने 12 को जुआन के साथ शहर छोड़ते हुए देखा था। मुझे लगा कि मामला सुलझ गया है। फिर भी 12 के वापस न लौटने के बावजूद जुआन फिर से शहर में दिखाई दी है। क्या हो रहा है? मेई चाओफेंग ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए भौहें चढ़ाई। मैंने उससे इसके बारे में पूछा। उसने बताया कि शहर छोड़ने के कुछ ही समय बाद उन दोनों की मुलाकात टैन वेई से हुई। 12 ने टैन वेई का पीछा किया और फिर वे अलग हो गए। वो तान वेई नाम सुनते ही मेज के नीचे दबी महिला बेचैनी से छटपटाने लगी और उठने की कोशिश करने लगी। मेई चाओफेंग ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। प्लम ब्लॉसम 13 का गला सूख गया। गॉडफादर, क्या यह संभव है कि 12? असंभव। मेई चाओफेंग ने हाथ हिलाकर इस बात को खारिज कर दिया। चाहे साधना स्तर हो या बुद्धि, टैन वेई 12 के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। उसके द्वारा 12 को कोई खतरा पैदा करने का कोई तरीका नहीं है। रिपोर्ट, पंथ का एक सदस्य अध्ययन कक्ष के द्वार पर प्रकट हुआ। हमें शहर के बाहर तान वेई का शव मिला है। अध्याय 33, हॉन युआन। ये खबर सुनकर मेई चाओफेंग जोर से हंस पड़ी। मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? टैन वेई किसी भी हालत में 12 का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसकी घमंडी हंसी मेज के नीचे से आ रही दबी हुई रोने की आवाज को दबा नहीं सकी। बिना किसी झिझक के उसने वहां मौजूद महिला को थप्पड़ मार दिया। क्यों रो रही हो? अब जब तान वेई मर चुका है, तो तुम अब से मेरी हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा। 13 बेर के फूल निगल लिए। मुझे लगता है कि भविष्य में बदसूरत पत्नी से शादी करना ही बेहतर होगा, सुरक्षा के लिहाज से।
अगर मुझे सच में खूबसूरत स्त्रियां चाहिए तो मैं उन्हें सड़कों पर ढूंढ सकता हूँ। रिपोर्ट, घबराया हुआ एक और संप्रदाय सदस्य अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार पर उपस्थित हुआ। संप्रदाय के गुरुजी, हमें वुल्फ वैली के आसपास लॉट 12 के कपड़ों के निशान मिले हैं। उन पर खून के धब्बे हैं। क्या? मे चाओफेंग गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसने मेज पर अपना हाथ पटका। प्लम ब्लॉसम 13 ने अनजाने में अपनी नजरें फेर ली। उसके सामने का दृश्य सचमुच बहुत विचलित करने वाला था। मे चाओफेंग ने अपनी पैंट ऊपर खींची और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने संप्रदाय के सदस्य के हाथों से फटा हुआ और खून से सना हुआ कपड़ा छीन लिया और उसे ध्यान से देखा। उसे उस पर कढ़ाई किया हुआ 12 शब्द मुश्किल से दिखाई दिया। ये सचमुच 12 का है। जरूर जुआन ही कसूरवार है। मैं उसे अभी मार डालूंगा। प्लम ब्लॉसम 13 गुस्से से दहाड़ा। उसने अपना खंजर उठाया और कमरे से बाहर भागने लगा। बकवास, वो आदमी चाहे कितना भी कमजोर और निकम्मा क्यों न हो, नाम का तो वो चू कबीले का दामाद है। क्या तुम शहर में उसे मारकर अपनी जान जोखिम में डालने को इतने बेताब हो? मे चाओफेंग ने प्लम ब्लॉसम 13 को ठंडी निगाहों से घूरा। वैसे भी वो निकम्मा 12 को भला कैसे मार सकता है? ये शब्द सुनकर प्लम ब्लॉसम 13 ने अपना संयम वापस पा लिया। चाहे चू वंश अपने इस दामाद को कितना भी तुच्छ क्यों न समझता हो, अगर वह जुआन को सार्वजनिक रूप से मार डालता है तो भी वे चू वंश की प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखने के लिए बदला अवश्य लेंगे। और चू वंश का बदला केवल प्लम ब्लॉसम 13 तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे प्लम ब्लॉसम संप्रदाय पर भी पड़ेगा। यही कारण था कि प्लम ब्लॉसम 12 ने शुरू में जुआन को उपनगरों में बहला फुसलाकर ले जाने और उसे एक पेड़ से बांधकर बिजली से मारने की योजना बनाई थी। ये एक बेहतरीन योजना थी। भला किसने सोचा होगा कि जुआन इतना भाग्यशाली होगा कि उस भयानक अनुभव से बच जाएगा। प्लम ब्लॉसम 13 के मन में अचानक एक विचार आया। गॉडफादर, क्या ऐसा हो सकता है कि जुआन इतने समय से कमजोरी का नाटक कर रहा हो? वरना चू वंश की प्रथम कुमारी को उस जैसे बेकार इंसान में दिलचस्पी क्यों होगी? मे चाओफेंग ने हाथ हिलाकर इस बात को खारिज कर दिया। असंभव। मेरे पास अंदरूनी जानकारी है जो इस बात की पुष्टि करती है कि वह पूरी तरह से निकम्मा है। जहां तक चू वंश की प्रथम महिला द्वारा उसे पति के रूप में चुनने की बात है तो इसके पीछे का कारण जटिल है और इसे संक्षेप में समझाना संभव नहीं है। अगर वह अपराधी नहीं था तो केवल एक ही आखिरी संभावना बचती है। प्लम ब्लॉसम 13 ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें ये वाक्य बीच में ही रोक देने की बुरी आदत कहां से लग गई? जल्दी बोलो और जो कहना है कह दो, मे चाओफेंग ने अधीरता से चिल्लाकर कहा। प्लम ब्लॉसम 13 ने जल्दी से आगे कहा, मुझे लगता है कि जुआन के साथ शक्तिशाली विशेषज्ञ उसकी रक्षा कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले बिजली गिरने से उसका बच जाना और फिर 12 के दूसरे हत्या के प्रयास को नाकाम करना महज एक संयोग है। जरूर कोई विशेषज्ञ छुपकर उसकी मदद कर रहा होगा। कोई विशेषज्ञ उसकी मदद कर रहा है। मे चाओफेंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह असंभव है। उस निकम्मे आदमी की बुद्धि देख लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह किसी विशेषज्ञ से परिचित हो। लेकिन आज सुबह मैंने उसे अकादमी में किसी के साथ देखा था। प्लम ब्लॉसम 13 मे चाओफेंग के करीब झुकी और उसे उस महिला के बारे में बताया जिससे वह थोड़ी देर पहले मंडप में मिली थी। तुमने अच्छा किया। हालांकि शान लेओयू अपनी साधना के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अकादमी का समर्थन उसके साथ है। वह महिला रहस्यमय भी है, इसलिए हो सके तो उससे पंगा न लेना ही बेहतर है। मे चाओफेंग ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। लेकिन उसके व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि वह इस तरह के मामले में दखल देगी। अगर उसका रक्षक अकादमी से नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि चू कबीले ने उसकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड तैनात किया हो? प्लम ब्लॉसम 13 ने पूछा। बेकार कचरे की रक्षा करना संसाधनों की बर्बादी है, मे चाओफेंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है कि चू कबीले ने किसी को गुप्त रूप से उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हो। मुझे इस बारे में ग्राहक से सलाह लेनी होगी। इससे पहले हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हमें उसे अपनी बुद्धि से मारना होगा, न कि बल प्रयोग से। प्लम ब्लॉसम 13 के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई जब उसने वचन पत्र निकाला। मैंने सोचा था कि यह बेकार है, लेकिन लगता है कि यह हमारे मिशन में अहम भूमिका निभा सकता है। मैंने उसे पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है। अगर उसने 3 दिनों के भीतर पैसे नहीं दिए तो ज़ैड सम्राट भी हमें उसके हाथ काटने से नहीं रोक पाएगा। मे चाओफेंग का मुंह तुरंत ठीक हो गया। जैसा कि मैंने खुद अपने हाथों से पाला पोसा है, उससे यही उम्मीद थी। तुमने अच्छा किया। चू कबीले के सख्त नियम हैं जो उनके किसी भी सदस्य को जुआ खेलने से रोकते हैं। मुझे लगता है कि चू झोंगतियान ऐसे मामले में उस निकम्मे दामाद का साथ नहीं देंगे। अपनी पीठ पीछे चल रही तमाम साजिशों से बेखबर जुआन आखिरकार कुछ राहगीरों से रास्ता पूछकर यू कबीले के विला में पहुंच गया। आकार और भव्यता के मामले में ये चू एस्टेट की तुलना में थोड़ा कमतर था। हालांकि इसमें एक शांत और सुकून भरा वातावरण था जिसकी चू एस्टेट में कमी थी। क्या द्वितीय मास्टर जियान अंदर हैं? जुआन ने प्रवेश द्वार पर मौजूद पहरेदारों के पास पहुंचते हुए पूछा। उन्होंने अपनी खोजबीन कर ली थी। यू यानलुओ के पति क्लाउड मिडस ड्यूक का उपनाम जियान था। स्वाभाविक रूप से यू यानलुओ को लाने के लिए घाटी में आए उनके बहनोई का उपनाम भी जियान था। तुम कौन हो? गार्ड ने जुआन को संदेह भरी निगाहों से देखा। जुआन ने चांदी का एक सिक्का उछाला। यह उस सामान का हिस्सा था जिसे उसने कुछ देर पहले प्लम ब्लॉसम 12 से लूटा था। चांदी का सिक्का पाकर गार्ड का चेहरा नर्म पड़ गया और उसने जुआन को हल्की सी मुस्कान दी। वह थोड़ा और करीब आया और बोला, दूसरे मालिक इस समय बाहर हैं। वे विला में नहीं हैं। जुआन ने राहत की सांस ली। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि यू कुल में आंतरिक कलह चल रही है और ऐसा प्रतीत होता था कि द्वितीय स्वामी जियान और यू यानलुओ के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। क्या पता यू यानलुओ को बचाने के उसके इस कार्य ने वास्तव में द्वितीय स्वामी जियान की योजना को विफल कर दिया हो। यदि ऐसा है तो वह सीधे एक जाल में फंस सकता है। ये जानना बेहद जरूरी था कि द्वितीय स्वामी जियान अंदर है या नहीं, और जुआन को ये जानकर राहत मिली कि वे नहीं है। उसने गार्ड से कहा, मैं आपकी महोदया से मिलना चाहती हूँ। गार्ड को हंसी आ गई। दुनिया में बहुत सारे पुरुष हैं जो हमारी मैडम से मिलना चाहते हैं। मुझे अफसोस है कि यह थोड़ी सी रकम काफी नहीं है। गार्ड पर समय बर्बाद करने के बजाय जुआन ने यू यानलुओ से प्राप्त ज़ेड टोकन निकाला। क्या आप इसे पहचानते हैं? मैं आपकी मैडम का दोस्त हूँ। उन्हें मेरी मौजूदगी का संदेश दे दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि वे मुझसे मिलेंगी। ज़ेड के प्रतीक चिन्ह पर खुदे हुए विशाल यू शब्द को देखकर गार्ड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। एक सम्मानित अतिथि को न पहचान पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। महोदय, मैं आपको कैसे संबोधित करूं?
जुआन के स्वर में अधीरता झलकने लगी। अनावश्यक बातों में समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो और मेरी उपस्थिति की सूचना दो। वह इतना मूर्ख नहीं था कि कोई ऐसी जानकारी छोड़ दे जिसका उपयोग द्वितीय मास्टर जियान उसकी पहचान जानने के लिए कर सके। दुर्भाग्यवश हमारी मैडम कुछ काम निपटाने के लिए पड़ोसी कमांडरी गई है, गार्ड ने कड़वाहट से जवाब दिया। यह अप्रत्याशित था। जुआन ने अपनी निराशा छिपाने की कोशिश की। वह कब लौटेगी? वह 10 से 15 दिनों के लिए बाहर रहेगी, गार्ड ने जवाब दिया। जुआन मुड़ा और चला गया। मेरा कितना समय बर्बाद हुआ। उसे यह जानकर गुस्सा आया कि यानेलुओ वहां नहीं थी। क्या वह मुआवजा देने से बचने के लिए उससे छिप रही थी? कुछ कदम चलने से पहले ही जुआन अचानक पीछे मुड़ गया। विला के प्रवेश द्वार पर खड़े गार्ड के पास लौटकर उसने हाथ फैलाकर कहा, मेरा चांदी का सिक्का लौटा दो। गार्ड का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई मक्खी खा ली हो। भला दुनिया में इतना कंजूस इंसान कैसे हो सकता है? हिम्मत कैसे हुई पैसे वापस लेने की जो तुमने दे दिए? अगर कोई और होता तो गार्ड उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, लेकिन यह आदमी शायद मैडम का दोस्त था, इसलिए गार्ड ने उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। चांदी का सिक्का वापस देने के अलावा कोई चारा नहीं था, चाहे कितना भी मन न करे। आपने सफलतापूर्वक एक गार्ड को ट्रोल करके 66 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। इतने कम रेज पॉइंट्स, इसीलिए तो तुम्हें नाम तक नहीं मिलना चाहिए। जिसने कभी 20,000 से ज्यादा रेज पॉइंट्स जमा किए थे, उसके लिए इतने कम पॉइंट्स जमा करना लगभग अपमानजनक था। लगभग। यू कबीले के विला से निकलने के बाद जुआन ने आसपास के वातावरण से परिचित होने के लिए ब्राइटन मून शहर में कुछ समय बिताया। संदर्भ की अच्छी समझ होने पर ही अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, और वह जानता था कि उसके आसपास के वातावरण का उसका ज्ञान बहुत सीमित था। उसने आधा दिन गलियों और सड़कों पर घूमते हुए ध्यानपूर्वक अवलोकन करने में बिताया। उसके प्रयासों से उसे ब्राइटन मून शहर की बनावट और कई प्रमुख सुविधाओं के स्थान का मोटा-मोटा अंदाजा हो गया। कम से कम अब वह पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं था। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे जुआन को चू एस्टेट लौटने की प्रेरणा मिली। नौकरों से थोड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि चू चियान अभी तक नहीं लौटी है, और ऐसा लग नहीं रहा था कि वह जल्द ही लौटेगी। इससे वह थोड़ा परेशान हो गया। उसने इस संकट से निपटने के लिए उसे कुछ पैसे उधार लेने की योजना बनाई थी। आखिरकार पैतृक महल में उसने उसे 300 चांदी के सिक्के उधार दिए थे। क्या मुझे किसी महिला से पैसे मांगने में शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं। एक महिला से पैसे मांगने वाले को अपनी स्थिति का थोड़ा तो एहसास होना चाहिए। चू परिवार का दामाद बनने के कारण मुझे इतना तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा है, इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि मैं इससे मिलने वाले विशेषाधिकारों का आनंद उठाऊं। सच तो यह है कि जुआन हमेशा से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर अफ्रीकी महाद्वीप के घास के मैदानों में आराम करते हुए नर शेरों को देखकर ईर्ष्या करता था। वे आपस में कभी कभार ही लड़ते थे, इसके अलावा उन्हें शायद ही कुछ और करने की जरूरत पड़ती थी। वे अपनी मांदों में आराम करते समय शेरनियों के अपने विशाल झुंड पर निर्भर रहते थे, जो उनके लिए शिकार करते थे। ठीक है, मैंने मन बना लिया है। मैं चू कबीले से मुफ्तखोरी करके संतुष्ट नहीं रह सकता, मुझे इससे कहीं अधिक महत्वाकांक्षी बनना होगा। मैं इस दुनिया का मूंछ लॉर्ड बनूंगा। हालांकि जब जुआन ने नीचे खड़े अपने उस निराशाजनक छोटे भाई के बारे में सोचा, तो उसकी आंखों से कड़वाहट के आंसू बहने लगे। तुम क्यों रो रहे हो? उसके पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई। जुआन चौंक कर उछल पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो बूढ़ी मी दरवाजे के पास खड़ी थी। क्या तुम भूत हो? चलते समय कोई आवाज नहीं करते? जुआन के सवालों को नजरअंदाज करते हुए ओल्ड मी ने खुद एक सवाल पूछा। क्या तुम अभी अभी अकादमी से लौटे हो? हाँ, जुआन ने जवाब दिया। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आज सुबह अकादमी गई थी, बस मैं तुरंत वहां से निकल गई। क्या आप वेई होंडे से मिली? दरवाजे पर झुकी हुई बूढ़ी मी ने जुआन को टकटकी लगाकर देखा और धैर्यपूर्वक जवाब की प्रतीक्षा की। आज मेरा वहां पहला दिन था, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। ओल्ड मी ने जवाब में सिर हिलाया और फिर उसे याद दिलाया, तुम्हें जल्दी करनी होगी। समझ गया। शर्म से जुआन के गाल थोड़े लाल हो गए। उसने मन ही मन सोचा कि उसे उस आदमी की जांच करनी चाहिए ताकि कम से कम वह ओल्ड मी के प्रति जवाबदेह तो हो सके। ठीक है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। बूढ़ी मी मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। एक धधकती लाल आकृति कमरे में तेजी से प्रवेश कर गई। ओह जुआन, आज मैंने तुम्हें अकादमी में क्यों नहीं देखा? ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह चू वंश की दूसरी कुमारी चू हुआनझाओ थी। ये शब्द सुनकर ओल्ड मी घूम गई और जुआन को ध्यान से देखने लगी। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ गए? तुम्हें मुझे जीजाजी कहना चाहिए था। जुआन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर चू हुआनझाओ को घूर कर देखा। आपने चू हुआनझाओ को ट्रोल करके 24 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। चू हुआनझाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन अचानक उसे उस रात उनके बीच लगी शर्त याद आ गई। उसके पास अनिच्छा से उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जी जीजाजी, आज आप अकादमी में क्यों नहीं दिखे? ओल्ड मी के गंभीर चेहरे को देखकर जुआन ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, अकादमी इतनी बड़ी है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप मुझे ढूंढ नहीं पाए। चू हुआनझाओ ने सिर हिलाया। ये सही नहीं है, मैंने पहली कक्षा के सभी कमरों में तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। अकादमी में अभी अभी दाखिला लेने के बाद तुम्हें ऊपरी कक्षाओं में कैसे भेजा जा सकता है? आपने मिलियानिंग को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। ओल्ड मी की तीखी निगाहों से साफ था कि उसे सच्चाई का पता चल गया था। जुआन को लगा कि अब पिटाई होने वाली है। तनाव बढ़ने के साथ ही एक और शख्स कमरे में घुस आया। धिक्कार है तुम पर, जुआन। हमने तुम पर इतनी मेहरबानी की कि तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अकादमी भेजा, लेकिन तुमने स्कूल से भागने की हिम्मत की। अध्याय 34, घुसपैठ। आवाज कमरे में गूंज उठी, इससे पहले कि उसका मालिक नजर आता। वह कोई और नहीं बल्कि चू वंश की मुखिया किनवानरू थी। कमरे में कदम रखते ही उसने जुआन को गुस्से भरी निगाहों से घूरना शुरू कर दिया। आपने किनवानरू को ट्रोल करके 478 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन का दिल डर से मानो सीने से बाहर निकल आया। उसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैं स्कूल से बंक मारता था? उसने देखा कि चेन शॉपिंग उसके पीछे दबे पांव छिपी हुई है और गुस्से से उसका खून खौल उठा। ये कमीना, दूसरों की चुगली करना इसे बखूबी आता है। मैं अकादमी नहीं जाना चाहता। किनवानरू की जानलेवा निगाहों का सामना करते हुए जुआन ने हिम्मत जुटाकर अपने पक्ष में बात की। अगर उसे चू कबीले में कोई अधिकार चाहिए तो उसे उसके लिए लड़ना ही होगा, चाहे यह असंभव ही क्यों न लगे। ये फैसला करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, किनवानरू दहाड़ते हुए बोली। उसका चेहरा देखकर उसका खून खौल उठा। कल वहां जरूर रहना, मैं सुनिश्चित करूंगी कि कोई न कोई तुम पर नजर रखे। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझे दोष मत देना।
एक गहरी सांस छोड़ते हुए किन वानरू गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। इस गलती को इतनी आसानी से नजरअंदाज न करने के लिए वह बेहद नाराज थी, इसलिए वह वापस मुड़ी और आदेश दिया, प्रतिबिंब कक्ष में जाओ और हमारे चूवंश के पारिवारिक नियमों की 100 प्रतियां लिख लो। मैं जांच करूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम एक भी शब्द न छोड़ो। पारिवारिक नियम। जुआन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिछले जीवन में अनगिनत ऐतिहासिक नाटकों में घटित होने वाला यह आम दृश्य उसके साथ भी होगा। चेन शॉपिंग मन ही मन हंसा, जुआन की बदकिस्मती पर खुश होते हुए। उसकी हरकतें किन वानरों की नजर से नहीं बची और उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुमने अपने गुरु को स्कूल से भागने देकर अपने कर्तव्य में लापरवाही की है, फिर भी तुम्हें अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और गुरु को परिवार के नियम सिखाने का आदेश दूंगी। चेन शॉपिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो सरासर अन्याय था। वह तो महज एक निर्दोष दर्शक था। चू हुआनझाओ ने जुआन को जीप चिढ़ाते हुए अपनी मां के पास दौड़कर गई। उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मुझे लगता है कि मेरे जीजाजी को अकादमी में ढलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ दिन रुकिए, मुझे यकीन है कि वो बेहतर हो जाएंगे। What did you call him? Keen Waru's frown emerged once more. जी जीजाजी। चू हुआनझाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि जुआन के खिलाफ शर्त हारना उसके लिए ठीक नहीं था। ये निकम्मा आदमी तुम्हारा जीजा कैसे हो सकता है? अब तुम उसे इस नाम से नहीं पुकारोगी, समझी? किन वानरू ने अपनी बेटी को घूर कर देखा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, फिर भी उसकी बेटी उसे और भी परेशान करने के तरीके ढूंढ रही थी। ओह, चू हुआनझाओ ने जुआन की तरफ मुंह बनाया, मानो ये कहना चाह रही हो कि अनुबंध का पालन न करना उसका फैसला नहीं था। उसकी मां के आदेश के कारण उसके पास शर्त के विरुद्ध जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किन वानरू अपनी बेटी को अपने पीछे कमरे से बाहर खींच लाई। मेरे साथ आओ, ध्यान रखना कि भविष्य में ऐसे लोगों के साथ मत रहना, तुम केवल गुमराह हो जाओगी। मैडम चू को जाते हुए देखकर जुआन को समझ नहीं आ रहा था कि उस शेरनी ने चू चुयान को उसे चू वंश में लाने की अनुमति क्यों दी, जबकि वह उससे बहुत नाराज थी। उसकी क्रूरता को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि चू झुंगतिया ने इतने वर्षों में कभी कोई रखेल नहीं रखी थी। उसे अपने ससुर के प्रति सहानुभूति थी कि उन्हें अपना जीवन ऐसी क्रूर महिला के साथ बिताना पड़ रहा है। साथ ही उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या जी डेंटू में आत्मपीड़ितता की प्रवृत्ति थी। आखिर ऐसी स्त्री में उसकी रुचि किस बात से प्रेरित थी। बूढ़े मी की आवाज ने उसे विचारों से बाहर निकाल दिया, अगर तुम कल भी स्कूल से गैरहाजिर रहे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इतना कहकर वह भी कमरे से चला गया। ओल्ड मी की घोषणा सुनकर जुआन भयभीत हो गई। उसके लहजे में व्याप्त क्रोध ने जुआन को यह आश्वस्त कर दिया कि वह अपनी धमकी को अंजाम देगा। सबके चले जाने के बाद चेन शॉपिंग भड़क उठा, वह बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। एक मामूली माली की हिम्मत कैसे हुई हमारे छोटे मालिक को धमकाने की। छोटे मालिक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इस मामले की रिपोर्ट मैडम को करूंगा और उनसे कहूंगा कि वे बूढ़े मी को सबक सिखाएं। जैसे ही चेन शॉपिंग भागने ही वाला था, जुआन ने उसे कॉलर से पकड़कर वापस कमरे में खींच लिया। लगता है तुम्हें मेरी सास को छोटी मोटी शिकायतें देने की आदत पड़ गई है ना? चेन शॉपिंग घुटनों के बल गिर पड़ा और जुआन की जांघों को गले लगा लिया। युवा स्वामी, आपने मुझे गलत समझा। बाकी सभी के रिहा होने के बाद भी मैंने आपको अकादमी से बाहर आते नहीं देखा, इसलिए मुझे लगा कि आप खतरे में हैं। इसलिए मैं मैडम को सूचित करने के लिए चू एस्टेट तक दौड़कर गया ताकि वह आपको बचा सके। आपके प्रति मेरी वफादारी नदी के निरंतर प्रवाह के समान है, ऊपर के तारे और चंद्रमा इसकी गवाही देते हैं। जुआन ने उपहास करते हुए कहा, तो इसके लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, है ना? चेन शॉपिंग ने तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी। मैं जैसा तुच्छ व्यक्ति स्वामी जी की कृतज्ञता का पात्र कैसे हो सकता है? मैं तभी संतुष्ट होऊंगा जब आप अपना क्रोध शांत करने को तैयार होंगे। तुम्हारी चापलूसी को देखते हुए तुम्हें कभी ऐसी दयनीय हालत में नहीं पहुंचना चाहिए था। क्या तुमने मेरी सास को नाराज करने के लिए कुछ किया था? जुआन को याद आया कि मैडम चू ने चेन शॉपिंग को भी पारिवारिक नियमों की नकल करने का आदेश दिया था। इस कहानी में कुछ और भी रहस्य छिपा था। बिल्कुल नहीं, भला मैं, एक तुच्छ प्राणी, मैडम को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? चेन शॉपिंग ने जोर से सिर हिलाया। उस समय जब मैंने मैडम को मालिक से यह कहते सुना कि वह उनके लिए कुछ रखेले लाने वाली हैं, तो मैं तुरंत मैडम के लिए उपयुक्त महिलाओं की तलाश में निकल पड़ा। अपनी वफादारी को देखते हुए मैं भला उन्हें नाराज कैसे कर सकता था? जुआन को तुरंत सच्चाई का पता चल गया। किन वानरू मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि तुम सचमुच उसके लिए औरतें लेकर आए थे ताकि वो उनमें से चुन सके। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि उसने तुम्हें वहीं पर अपने नौकरों से पिटवाकर मार नहीं डाला। युवा स्वामी, आइए जल्दी से चिंतन कक्ष में जाकर पारिवारिक नियमों की नकल करें, अन्यथा मैडम हमें फिर से उनके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए दंडित करेगी। चेन शॉपिंग ने कड़वाहट से कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? ये तो बस परिवार के नियम हैं, इसमें कितना समय लग सकता है? जुआन को याद आया कि बचपन में उसके शिक्षक ने उसे कक्षा के नियम लिखवाकर सजा दी थी। 2-4 नियम लिखवाना कितना मुश्किल हो सकता है? उसकी लिखने की गति को देखते हुए ये तो बच्चों का खेल है। अगर मेरे पास यहाँ कंप्यूटर होता तो मैं इसे 1000 बार भी आसानी से कॉपी कर सकता था। अरे एक मिनट रुकिए, कंप्यूटर पर एक बार कॉपी करने और 1000 बार कॉपी करने में कोई अंतर नहीं है। मैं Ctrl+C और Ctrl+V फंक्शन के बारे में लगभग भूल ही गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या भविष्य में मेरे कीबोर्ड में भी इसी तरह के फंक्शन होंगे। जुआन ने सजा को ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन अंततः चेन शॉपिंग की लगातार विनती के आगे वह झुक गया। एक गहरी सांस लेते हुए वह चिंतन कक्ष की ओर चल पड़ा। आखिरकार जब मैडम चू उसे सजा दे रही थी तो कम से कम वह पश्चाताप का भाव तो दिखा ही सकता था। चिंतन कक्ष वह स्थान था जहां चू वंश के उन सदस्यों को दंडित किया जाता था जिन्होंने कोई गलती की हो। ये कक्ष उनके पिछले जीवन की जेलों में मौजूद एकांत कोठरियों की तरह था, लेकिन देखने में कहीं अधिक स्वागत योग्य लगता था। ये कमरा उतना बुरा नहीं दिखता जितना मैंने सोचा था, जुआन ने धीरे से कहा। युवा स्वामी, चलिए जल्दी काम पर लगे, नहीं तो आज रात हमें नींद नहीं आएगी, चेन शॉपिंग ने रोते हुए कहा। क्या ये 100 बार नकल करने जैसा ही है? इसमें इतनी मुश्किल क्या है? जुआन ने आंखें घुमाई। ये तो सच में देहाती है। जुआन की पिछली दुनिया में तो ऐसी किताबें हुआ करती थी जिनमें 10 मिलियन या उससे भी ज्यादा शब्द होते थे। परिवार के नियम कहाँ हैं? जुआन ने किताबों की अलमारियों में देखा, लेकिन उसे उनसे संबंधित कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ यही है। चेन शॉपिंग ने दीवार की ओर इशारा किया। वह बहुत शांत दिख रहा था। उसे शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यह कितनी बड़ी सजा है।
जुआन ने सिर घुमाकर देखा। हे भगवान, दीवार के सहारे एक विशाल पत्थर की पट्टिका खड़ी थी जो फर्श से छत तक फैली हुई थी। उस पर कई छोटे अक्षर खुदे हुए थे। एक नजर में देखने पर ऐसा लगता था कि उसमें कई हजार शब्द समाहित हैं। ये क्या बकवास है? चू परिवार को इतने सारे पारिवारिक नियमों की क्या जरूरत है? क्या वे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल बनाना चाहते हैं? आंखों में आंसू लिए चेन शॉपिंग ने जुआन को कागज और ब्रश देते हुए कहा, युवा स्वामी, चलिए अब शुरू करते हैं। जुआन की आंखें चारों ओर दौड़ रही थी और उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अंत में उसने चेन शॉपिंग की ओर मुड़कर कहा, छोटी पिंग पिंग, क्या तुमने पहले मेरे प्रति अपनी वफादारी नहीं दिखाई थी? चेन शॉपिंग ने तुरंत अपनी छाती फुला ली। बिल्कुल, युवा स्वामी के प्रति मेरी वफादारी अटूट है, कुछ भी नहीं हो सकता। जुआन ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें इसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कार्यों से मेरे प्रति अपनी वफादारी साबित कर सकते हो। उसने कागज और ब्रश को चेन शॉपिंग की ओर वापस धकेल दिया और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैं तुम पर भरोसा रखूंगा। जुआन की बात का मतलब समझ में आते ही चेन शॉपिंग का अचंभित चेहरा तुरंत भय में बदल गया। शब्दों से पूरी तरह ढकी हुई पत्थर की शिला को देखते हुए उसने शिकायत की, युवा स्वामी, ये ठीक नहीं है। मैं इसे अकेले पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकता। A man should never say that something is beyond his capabilities, Zuan encouraged him. Trust me, you can definitely do it. चेन शॉपिंग फूट फूट कर रोने को तैयार लग रहा था। जुआन को उसे प्रेरित करने के लिए कुछ बेहतर तरीका ढूंढना था। उसने जल्दी से बहुत सोचा और एक विचार उसके मन में आया। अगर तुम मेरी जगह परिवार के नियमों का पालन करोगे, तो मैं भविष्य में तुम्हें स्नो से अकेले मिलने का मौका दूंगा। क्या युवा मालिक इस बारे में गंभीर है? चेन शॉपिंग की आंखें चमक उठी। जुआन ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल, जरा सोचो, कई बार मुझे अपनी पत्नी के साथ कुछ एकांत चाहिए होता है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से तुम स्नो के साथ अकेले रहोगे। चेन शॉपिंग भावुक हो गया। अपनी नाक से बहते पानी को नाक में वापस खींचते हुए उसने जुआन का हाथ कसकर पकड़ लिया। छोटे मालिक, आप सचमुच मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। जुआन ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके होंठ घृणा से सिकुड़ गए। यहाँ ज्यादा गर्मागर्मी न करें। ठीक है, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मैं टहलने जा रहा हूँ। स्नो का जिक्र करते ही जुआन को चूचुयान की अनुपस्थिति याद आ गई। स्नो उसकी निजी नौकरानी थी, इसलिए संभवतः वह भी बाहर गई होगी। यह उसके कमरे की तलाशी लेने का सुनहरा अवसर था। उम्मीद थी कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उन लोगों की पहचान का पता चल सके जो उसकी जान के दुश्मन थे। चू एस्टेट में भले ही उसे नीची नजर से देखा जाता था, फिर भी वह चू कबीले का युवा मुखिया था। कोई भी उसके रास्ते में रुकावट डालने की हिम्मत नहीं करता था। वह चूचुयान के घर के बाहर आंगन में पहुंचा। सौभाग्य से चूचुयान को शांत वातावरण पसंद था और स्नो ही उसकी सेवा में तत्पर थी। इससे उसके लिए चुपके से उसके कमरे में घुसना आसान हो गया। वह दरवाजे तक गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, कमरा बंद था। वह किससे बचाव कर रही है? जुआन ने बुदबुदाया। वह इस छोटी सी बाधा को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देगा। उसने अपने आसपास का जायजा लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई आसपास नहीं है। उसने एक काला कपड़ा निकाला और अपना चेहरा ढक लिया। वह अपनी पत्नी के कमरे में चुपके से घुसते हुए पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, ये बहुत शर्मनाक होता। वह घर के चारों ओर घुमा और परिसर के एक सुनसान हिस्से की ओर खुलने वाली एक खिड़की ढूंढ ली। उसने एक खंजर निकाला, उसे खिड़की की दरार से अंदर सरकाया और कुंडी को धक्का देकर खोल दिया। वाह, इसे समझने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं है। जुआन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। पिछले जन्म में ऐतिहासिक नाटकों में देखे गए उसके चतुर नुस्खे वाकई काम आए। उसने खिड़की खोली और अंदर कूद गया। उसकी पत्नी की मदहोश कर देने वाली खुशबू तुरंत उसके फेफड़ों में भर गई। उसकी खुशबू बेहद मनमोहक थी। बस अफसोस की बात यह थी कि वह उसे छू नहीं सकता था। वह इस जगह के लेआउट से परिचित था, क्योंकि वह पहले भी एक बार यहाँ आ चुका था। उसने स्टडी रूम की जल्दी से तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला, इसलिए वह तुरंत उसके बेडरूम की ओर बढ़ गया। उसने बिस्तर के चारों ओर तलाशी शुरू की। उसने जो नाटक देखे थे, उनमें आमतौर पर बिस्तर में गुप्त डिब्बे खोलने वाले गुप्त बटन होते थे। दुर्भाग्यवश उनकी जांच में कोई गुप्त कक्ष नहीं मिला। हालांकि उन्हें तकिए के नीचे छिपी एक किताब जरूर मिली। किताब का शीर्षक था, प्यारी पत्नी, प्रभुत्वशाली तलवारबाज के 99 दिन प्रेम की खोज। उसे याद आया कि उसने चूचुयान को गाड़ी में चुपके से किताब पढ़ते देखा था। जिज्ञासावश उसने भी किताब के पन्ने पलटे। उसकी सामग्री उसके पिछले जीवन में पढ़ी गई महिला प्रेम कहानियों से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी। किताब के पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक पन्ने के हाशिए पर सुंदर हस्तलिखित एक नोट पर पड़ी। प्रेम कहीं से भी उत्पन्न होता है और यह गहरा से गहरा होता जाता है। जुआन का मुंह खुला रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी उस कठोर चेहरे वाली पत्नी का एक ऐसा इतना युवा पहलू भी होगा। तस तस तस, जुआन ने जल्दी और सावधानी से किताब को उसकी मूल जगह पर वापस रख दिया और राहत की सांस ली। अगर उस औरत को पता चल गया कि उसने इसे पढ़ा है, तो वह उसे जिंदा ही छील देगी। अध्याय 35, आपकी छाती की मांसपेशियां इतनी बड़ी क्यों हैं? बिस्तर की तलाशी लेने के बाद जुआन ने कमरे के एक तरफ बने दराजों पर ध्यान दिया। उसने एक दराज खोला और पाया कि वे सुंदर पोशाकों से भरे हुए थे। हर पोशाक बेहद मुलायम और आरामदायक कपड़े से बनी थी और हर एक पर बारीक कढ़ाई की गई थी। वह दूसरे दराज की ओर बढ़ा। कपड़े। तीसरा दराज, अभी भी कपड़े ही थे। आठों दराजें तरह तरह के खूबसूरत कपड़ों से भरी हुई थी, जिन्हें देखकर जुआन दंग रह गई। महिलाओं के पास वाकई बहुत सारे कपड़े होते हैं। 9वीं दराज अलग थी, लेकिन उसमें रखी चीजों को देखकर जुआन का चेहरा लाल हो गया। वह करीने से तह किए हुए अंतर्वस्त्रों के ढेर को देख रहा था। जुआन ने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई और फिर एक चीज निकालकर अपने लबादे में रख ली। उसके पास तो वैसे भी बहुत सारी चीजें थीं, अगर उनमें से एक गायब हो जाए तो शायद उसे पता भी नहीं चलेगा। इन शब्दों से भी उसके कार्यों के प्रति, स्वयं के प्रति उसकी निराशा कम नहीं हुई। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वह उसे छू भी नहीं सकता था। अंत में उसे उसकी अंतर्वस्त्र चुराने का सहारा लेना पड़ा। स्थिति और भी खराब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की वर्तमान स्थिति के कारण वह अंतर्वस्त्रों का उस तरह से उपयोग नहीं कर सकता जैसा उसने सोचा था। धत तेरे की, जुआन ने बड़बड़ाते हुए अंडरगारमेंट को दराज में वापस रखने की तैयारी की। तभी उसके मन में एक विचार आया। जरा रुको, क्या मैं इसे जीडेंटू को देकर अपना काम पूरा नहीं करवा सकता? मुझे लगता है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह किसका है। इस विचार से वह असहज हो गया। भले ही वे दोनों नामात्र के रिश्तेदार थे, फिर भी ये उसकी पत्नी का अंतर्वस्त्र था।
ये समझना मुश्किल नहीं था कि वह विकृत मानसिकता वाला अधेड़ व्यक्ति इसका क्या करेगा। छोड़ो भी, मैं किसी भी दुकान से अंडरवियर का एक नया सेट खरीद कर उसे दे दूंगा, जुआन ने धीरे से बुदबुदाया। दुर्भाग्य से उसे एहसास हुआ कि जी डेंटू द्वारा बताई गई वे चारों महिलाएं साधारण नहीं थीं। अगर वह सड़क से घटिया क्वालिटी का अंडरवियर खरीदता तो दिव्य चिकित्सक पल भर में उसकी चाल समझ जाता। I just used Snow's then. Zuan recalled how Snow, despite being a maidservant, was fairly well dressed. In fact, most people who saw her without knowing who she was would probably mistake her as a young miss of a distinguished clan. उस लड़की ने फिर भी मुझे जान से मारने की कोशिश की। मुझे उसके अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करके अपना काम पूरा करने में कोई अपराध बोध नहीं है। मन बना लेने के बाद जुआन तेजी से बगल वाले कमरे में गया जो स्नो का था। उसने तुरंत स्नो के सामान की छानबीन शुरू कर दी। स्नो का कमरा बेहद साफ था। इससे पहले उसे चुचुयान के कमरे में छिपी हुई प्रेम कहानियों की किताबें मिली थीं। लेकिन स्नो के कमरे में बिखरे हुए कुछ तरबूज के बीजों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसकी रुचियों या पसंद का पता चलता हो। क्या वह लड़की सचमुच इतनी भोली है या वह अपने असली स्वभाव को छिपाने में इतनी माहिर है? जुआन ने सोचा। उसे उम्मीद थी कि वह उसके निजी सामान से कुछ जानकारी जुटा पाएगा, लेकिन उनमें ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं था जिससे उसे उसके चरित्र को समझने में मदद मिल सके। कमरे के बाहर से अचानक आई हल्की सी आवाज सुनकर वह डर के मारे उछल पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि चुचुयान ने जल्दी लौटने का फैसला कर लिया हो? ये ठीक नहीं है। मैं उसे यह पता नहीं चलने दे सकता कि मैं यहाँ चुपके से आया हूँ, खासकर तब जब मेरे पास ये सबूत मौजूद हैं। वरना चाहे मैं पीली नदी में कूद जाऊं, मेरी प्रतिष्ठा कभी साफ नहीं होगी। कमरे के पिछले हिस्से में कुछ स्क्रीन देखकर जुआन उनके पीछे छिप गया और अपनी सांस रोक ली। स्क्रीन के बीच की हल्की सी दरार से वह कमरे के कुछ हिस्से को देख पा रहा था। काले कपड़े पहने एक व्यक्ति चुपके से अंदर घुस आया और चुचुयान के कमरे में तलाशी लेने लगा। एक महिला, हालांकि काले कपड़ों में लिपटी आकृति का चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन अपेक्षाकृत छोटा कद और आकर्षक आकृति इस बात का प्रबल संकेत दे रही थी कि वह एक महिला थी। ध्यान से देखने पर यह संभावना पूरी तरह से खारिज हो गई कि वह आकृति एक पुरुष की थी। किसी भी पुरुष के लिए इतनी बड़ी छाती की मांसपेशियां होना असंभव था, चाहे वह कितनी भी कड़ी कसरत क्यों न करे। महिला ने कमरे को अच्छी तरह छान मारा, लेकिन मानो उसे कुछ नहीं मिला। वह कमरे के बीच में खड़ी होकर खुद से बुदबुदाई, यहाँ भी नहीं है। फिर उसने इसे कहाँ छिपा रखा होगा? जुआन चौंक गया। महिला की आवाज आश्चर्यजनक रूप से जानी पहचानी थी। ये चुचुयान की करीबी दोस्त पेई मियानमान की आवाज थी, जिसे वह पैट्रिक महल में मिला था। वहाँ कौन है? महिला ने अपना सिर तेजी से घुमाया और उसकी निगाहें उसी की ओर टिक गईं। उस महिला की अप्रत्याशित पहचान को देखकर जुआन को जो अचानक आश्चर्य हुआ, उससे उसकी भावनाएं अस्थिर हो गईं और उसकी धड़कन तेज हो गई, जिससे महिला का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। इससे पहले कि वह भागने के बारे में सोच भी पाता, स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसने उस महिला को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। उसकी हथेली आगे की ओर फैली हुई थी और वह वार करने के लिए तैयार थी। किसी और परिस्थिति में जुआन निश्चित रूप से उसके हाथों की कोमलता और सुंदरता की तारीफ करता, लेकिन इस समय उसका ऐसा करने का कोई मन नहीं था। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके शरीर की हर कोशिका उसे चेतावनी दे रही थी कि वह बड़े खतरे में है। उसने हमले को रोकने की कोशिश में मुट्ठी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उनके हाथ टकराए, वह खून की बौछार के साथ पीछे की ओर गिर पड़ा। 20 वयस्क पुरुषों के बराबर ताकत होने के बावजूद जुआन की शक्ति उस सुंदर कन्या की शक्ति के सामने फीकी पड़ गई। दूसरे पक्ष के जानलेवा इरादे को भांपते हुए जुआन ने सावधानी के सारे विचार त्याग दिए। वह चिल्लाने लगा, मदद करो। चूंकि वह महिला आधी रात को पूरी तरह से काले कपड़े पहनकर चुचुयान के कमरे में घुस आई थी, इसलिए वह निश्चित रूप से पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रही थी। ड्यूक की जागीर में ऐसे कई विशेषज्ञ होंगे जो उससे निपट सकते थे। उसे बस उनका ध्यान आकर्षित करना था। उसकी चीख निकलने से पहले ही वह औरत उसके करीब आ गई। ऐसा लगा जैसे उसने हथेली से उसकी छाती पर हल्के से प्रहार किया हो, लेकिन उस प्रहार से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। उसकी सांस धीमी सी घड़घड़ाहट के साथ रुक गई। जब जुआन का शरीर कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा, तो उस महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, एक मामूली द्वितीय श्रेणी की साधक ने मुझसे लड़ने की हिम्मत की। ये जानते हुए कि उसके प्रहार से उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो गई है, वह नीचे बैठ गई और उसकी पहचान उजागर करने के लिए उसके चेहरे को ढकने वाले कपड़े को हटाने की कोशिश की। जुआन की आंखें फटी रह गईं। महिला के अचानक घबरा जाने का फायदा उठाते हुए उसने ब्राजीलियाई जियो-जित्सु में सिखाई जाने वाली रियर नेकेड चोक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खुद को उसके शरीर के चारों ओर लपेट लिया। ये तो स्पष्ट था कि एक कुशल कीबोर्ड योद्धा को अपने शब्दों को तर्कसंगत बनाने के लिए सभी क्षेत्रों का बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक था। उसने अपने पिछले जीवन में इंटरनेट पर इस तकनीक को समझाने वाले कई वीडियो देखे थे। दुर्भाग्य से उसके पास सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाने की शारीरिक क्षमता नहीं थी। हालांकि अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत था और उसे पूरा विश्वास था कि वह इन तकनीकों का प्रयोग किसी भी यूएफसी चैंपियन से भी अधिक सहजता से कर सकता है। वह भली भांति जानता था कि स्त्री की साधना उससे कहीं अधिक उन्नत थी और उसके पहले के कार्य इतने तीव्र थे कि वह उनका अनुसरण नहीं कर सका। यदि उसने उसे समय और स्थान दिया तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी जीत का एकमात्र मौका था कि वह इसे शारीरिक संघर्ष में बदल दे। पुरुष और स्त्री के बीच शारीरिक अंतर का लाभ उठाकर शायद वह वापसी कर सके। अगर उसने समय रहते हेरस बॉल ऑफ डिलाइट्स को निर्णायक रूप से नष्ट न किया होता, तो उस महिला के पिछले हमले से उसकी जान जा सकती थी। उसे उम्मीद थी कि उस वस्तु के विवरण के आधार पर वह उसे किसी भी तरह से जिंदा रख पाएगी, चाहे वह बहुत ही कमजोर सहारे से ही क्यों न हो। उस वस्तु के मिलने से उसका साहस भी फिर से जागृत हुआ और उसे पलटवार करने की इच्छा शक्ति मिली। पेई मियानमान ने हालात में इस तरह के मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी कोहनी से बार बार उसके शरीर पर वार किया, इस उम्मीद में कि वह अपनी पकड़ ढीली कर देगा। बार बार वार करने के बावजूद उसकी पकड़ मजबूत बनी रही। उस आदमी ने अपने शरीर को उसके चारों ओर कसकर लपेट लिया था। उसकी टांगें उसकी टांगों के चारों ओर लिपट गईं और उन्हें चौड़ा खोल दिया, और उसकी कोहनियों के दबाव से उसके स्तन तरह तरह के आकार ले रहे थे। जीवन भर किसी पुरुष ने उसका कभी फायदा नहीं उठाया था और निश्चित रूप से उसे कभी ऐसी अपमानजनक स्थिति में नहीं डाला गया था। वह इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आपने पेई मियानमान को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उसने खुद को रोकना बंद कर दिया और उस पर अपने घातक दांव आजमाने की कोशिश की। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसने उसे एक बेहद अजीब स्थिति में जकड़ रखा था, जिससे उसके लिए उस पर कोई भी प्रभावी वार करना मुश्किल हो गया था।
उसने अपनी लचीली काया का फायदा उठाकर उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की। वह अपना गुस्सा मुश्किल से काबू कर पा रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर वह इस आदमी की पकड़ से छूट गई तो वह उसकी हड्डियों के एक एक टुकड़े को चूर चूर कर देगी। आपने पे म्यांमार को ट्रोल करके 9 रेंज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन के पास अपने गुस्से के स्तर को जांचने का जरा भी समय नहीं था। वह पूरी तरह से उस महिला को काबू में रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह महिला खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गई तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अजीब बात यह थी कि जब से उसका उससे पहली बार सामना हुआ था तब से उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। उनके शुरुआती संघर्षों से यह स्पष्ट था कि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ऐसे में उसे काबू में रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होना चाहिए था। फिर भी मुश्किल स्थिति में होने के बावजूद उसका रियर नेकेड चोक उसे वही जकड़े हुए था। पे म्यांमार ने भी इस विसंगति को महसूस किया था। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे और पलटवार करे, दूसरा पक्ष उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसके हर बार के साथ उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। जैसा कि बाद में पता चला, ओल्मी ने जुआन को यह बताना भूल गई थी कि फीनिक्स निर्वाण सूत्र का एक और प्रभाव भी है जो साधक को चोट सहकर अपनी साधना का स्तर बढ़ाने की अनुमति देने के अलावा उनकी चोटों की गंभीरता के अनुपात में उनकी क्षमताओं को भी बढ़ाता है। साधक मृत्यु के जितना करीब होता है उसकी युद्ध क्षमता उतनी ही अधिक होती है। सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को जितनी अधिक चोटें लगती हैं वह उतना ही कमजोर होता जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शारीरिक क्षमता में भारी गिरावट आती है। इसके अलावा मृत्यु के कगार पर होना एक अत्यंत खतरनाक स्थिति थी। एक ही प्रहार से तुरंत नॉकआउट हो सकता था। इन्हीं कारणों से फीनिक्स निर्वाण सूत्र द्वारा शक्ति में वृद्धि उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी सैद्धांतिक रूप से प्रतीत होती थी। हालांकि जुआन के पास हेयर्स बॉल ऑफ डिलाइट्स नामक औषधि थी जिसने उसे मृत्यु के खतरे के बिना मृत्यु के निकट की अवस्था में रहने की अनुमति दी। इसने उसकी चोटों के प्रतिकूल प्रभावों को भी समाप्त कर दिया। इस संयोजन ने फीनिक्स निर्वाण सूत्र के प्रभावों की अधिकतम क्षमता प्रदान की। दोनों के बीच हाथापाई जारी रही और वे एक दूसरे के अंगों में उलझकर जमीन पर लौटते रहे। अंततः जुआन ने बाजी पलट दी और महिला को जमीन पर जकड़ लिया, जिससे वह हिल नहीं पा रही थी। पे म्यांमार की सांसें दिन ब दिन और भी मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि उस आदमी की पकड़ से उसकी गर्दन धीरे धीरे दबती जा रही थी। उसने पूरी कोशिश की कि उसके हाथ पर खरोंच मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ऐसे राक्षस से लड़ रही हो जिसे दर्द या मौत का कोई एहसास ही न हो। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही है। चुपचाप अपनी मृत्यु को गले लगाने की अनिच्छा से उसकी आंखों में एक क्रूर चमक कौंधी और उसकी उंगली की नोक पर एक काली लौ की चिंगारी धीरे से उभर आई। तत्वों में होने वाले उतार चढ़ाव से चू कबीले के विशेषज्ञों को चिंता होने के डर से उसने अपनी मौलिक शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी। एक बार उसकी पहचान उजागर हो जाने पर इस दौरान उसने जो भी मेहनत की थी वह सब व्यर्थ हो जाती। लेकिन आसन मृत्यु के सामने ये सब व्यर्थ था। जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, उस आदमी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, पे म्यांमार, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। सच तो यह है कि जुआन विषैले कांटे को बुलाकर आसानी से उसकी जान ले सकता था, लेकिन उसका मन पैट्रिक भवन में उसकी छवि से भरा हुआ था। उसका मनमोहक रूप, उसकी आत्मा को मोह लेने वाली आड़ू के फूल जैसी आंखें और उसके सुंदर चेहरे पर ठहरी हुई रहस्यमय मुस्कान, और उसने खुद को कोई कदम उठाने से हिचकिचाते हुए पाया। ये बात बिल्कुल सच थी कि दुनिया सुंदर दिखने वालों के प्रति पक्षपाती थी। जुआन खुद को अपनी इच्छाओं के प्रति सच्चा एक साधारण व्यक्ति मानता था और उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था। पे म्यांमार ये शब्द सुनकर चौंक गई। उस आदमी ने उसकी पहचान जान ली थी। इतना ही नहीं, उसकी आवाज भी जानी पहचानी सी लग रही थी। आखिर तुम हो कौन? उसे महसूस हुआ कि दूसरा पक्ष उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। कुछ क्षण के संकोच के बाद उसने अपने द्वारा बुलाई गई काली ज्वाला को बुझा दिया। उस समय तुमने पैट्रिक भवन में मेरी जान लेने की कोशिश की थी। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? जुआन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। पे म्यांमार की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, तुम चुचुयान के निकम्मे पति हो। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? जुआन ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। अध्याय 36, विनिमय। स्पष्टतः इस महिला ने उसे पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था। चूकुल के निकम्मे दामाद के रूप में उसने उसका नाम याद रखने लायक भी नहीं समझा। वह उसे केवल मेरे करीबी दोस्त के निकम्मे पति के रूप में जानती थी। बेशक यही तो अपेक्षित था। उन दोनों के बीच की दूरी आसमान के बादलों और जमीन की धूल के बीच की दूरी जितनी थी, इसलिए शायद उसे उसका नाम याद रखने की भी परवाह नहीं थी। मेरा नाम जुआन है, इसे अच्छी तरह समझ लो, जुआन ने गुस्से से कहा। महज ये बात समझ में आ गई थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे चुपचाप स्वीकार कर लेगा। ये सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी आकर्षक सूरत और वाक्पटुता ने इस खूबसूरत महिला पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हाँ, मुझे अब याद आ गया, पे म्यांमार ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। उनके बीच हुई भीषण हाथापाई के बाद उसके लिए इसे भूलना मुश्किल था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये सवाल मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए? जुआन ने गुस्से से कहा। पे म्यांमार का चेहरा लाल हो गया। आपने कहा था कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या विचार हैं। उसने अपनी उंगली को हल्के से झटका दिया और उसकी उंगली की नोक पर आग की एक चिंगारी नाचने लगी। आप यहाँ किसी चीज की तलाश में आए हैं, है ना? जुआन ने पूछा। बिल्कुल। पे म्यांमार जानती थी कि उसने उसके पहले के कार्यों को अवश्य देखा होगा, इसलिए अब इससे इनकार करना व्यर्थ होगा। तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर लगता है कि तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जुआन ने कहा। अगर जुआन ने ये बात पहले कही होती तो वो जोर से हंसती और उसके प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा देती, लेकिन उसने पहले हुई हाथापाई में उसे हरा दिया था। अब उसे हल्के में लेना उसकी मूर्खता होगी। तुम क्या चाहते हो? जुआन ने उत्तर दिया। चूंकि आप चुचुयान के घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए आपको चुकुल में मेरी असहज स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। हम दोनों नाम मात्र के लिए ही पति पत्नी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चुकुल के असली दामाद के रूप में मान्यता दिलाने में मदद करें। बदले में मैं आपकी जरूरत की चीजें ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। पे म्यांमार अचंभित होकर चुपचाप उसे देखती रही, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे पाने के लिए इतने गंभीर होगे, लेकिन फिर भी चुचुयान वाकई बेहद खूबसूरत है। मुझ जैसी औरत भी उसके आकर्षण से अछूती नहीं रह सकती। ठीक है, तो सौदा पक्का। तुम इतनी आसानी से मान गई? जुआन उसकी स्वीकृति की स्पष्टता से आश्चर्यचकित थी और उसकी ईमानदारी पर संदेह करने लगी।
क्या आपको डर है कि मुझे रिहा करने के बाद मैं इस समझौते से मुकर जाऊंगी? पेई मियानमान ने ठंडे लहजे में कहा। उसने उसके सामने हाथ उठाया। अगर मैं आपके प्रस्ताव से प्रभावित न हुई होती तो अब तक आप राख हो चुके होते। तभी जुआन ने उसकी उंगली पर काली लौ को झिलमिलाते देखा और वह लगभग सदमे से उछल पड़ा। यह महिला 5वें दर्जे की विशेषज्ञ थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह लगभग उसके हाथों अपनी जान गंवा बैठा था। पेई मियानमान ने ठंडे लहजे में कहा, क्या अपनी पत्नी की करीबी दोस्त का फायदा उठाना आपके लिए बहुत रोमांचक था? जल्दी करो और उसे छोड़ दो। जैसे ही उसकी उंगली उसके करीब पहुंची, जुआन ने जल्दी से उसे छोड़ दिया और एक कोने में पीछे हट गया। पेई मियानमान ने जल्दी से अपने अस्त-व्यस्त कपड़ों को समेटा, जो अब धूल भरे उंगलियों के निशानों से ढके हुए थे। उनके बीच हुए शारीरिक संपर्क के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा आ गया और वह सोचने लगी कि क्या उसे मार ही डालना चाहिए। उसके चेहरे पर दिख रहे खतरनाक भाव को देखकर जुआन ने तुरंत विषय बदल दिया। तुम क्या ढूंढ रही हो? पेई मियानमान एक पल के लिए हिचकिचाए। एक लेखा पुस्तक? कौन सी लेखा पुस्तक? जुआन थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि एकमात्र लेखा पुस्तक के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वह धीरे से मुस्कुराए, लेकिन उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। जब चू कबीले में तुम्हारी थोड़ी इज्जत हो जाएगी तब मैं तुम्हें और बताऊंगी। उसका पहला विचार उनके बीच हुए गठबंधन का सम्मान न करने का था। हालांकि वह अब तक 2 बार चू कबीले में घुसपैठ कर चुकी थी और दोनों बार उसे एक भी सुराग नहीं मिला था। शायद इस आदमी का कबीले में होना कोई बुरी बात नहीं थी। बेशक इस व्यक्ति को उसकी योजनाओं में भाग लेने से पहले योग्य होना आवश्यक था। उसके मन में एक विचार आया और उसने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जुआन ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ बस टहलने आई हूँ तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? पेई मियानमान ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा करते हुए उसने जुआन के वस्त्र के नीचे से झांकते हुए एक रेशमी कपड़े को देखा। यह क्या है? जुआन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज थी। जिस चीज को उसने इतनी मेहनत से छिपाने की कोशिश की थी, वह पल भर में उससे छीन ली गई। पेई मियानमान ने अपने हाथ में पकड़े महिला के अंतर्वस्त्र को देखा और बेकाबू होकर हंसने लगी। तुम आधी रात को यहाँ सिर्फ अपनी पत्नी का अंतर्वस्त्र चुराने आए हो? मैंने अपने पूरे जीवन में किसी के लिए इतना तिरस्कार कभी महसूस नहीं किया। जुआन का चेहरा लाल हो गया। वह आगे बढ़ा और अपने हाथों से अंडरगारमेंट वापस खींच लिया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पेई मियानमान की निगाहें और भी विचित्र हो गईं। शादी की रात अपनी साली के बिस्तर पर चढ़ने वाले आदमी से यही उम्मीद थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेशर्म होगे, लेकिन लगता है तुम्हारी निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं है। उसके कहे अनुसार पेई मियानमान ने उसे चू हुआनझाओ के बिस्तर पर नहीं धकेला था। अगर ऐसा है तो फिर दोषी कौन हो सकता है? जुआन ने पेई मियानमान की बात का समर्थन किया। भाभी को भूल जाइए, मुझे तो अपनी पत्नी की करीबी सहेलियां कहीं ज्यादा पसंद हैं। पेई मियानमान ने अपनी हमेशा वाली शालीन मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उनकी आंखों में एक खतरनाक तीक्ष्ण चमक दिखाई दी। पिछले कई सालों में बहुत से पुरुषों ने मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से किसी का भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अगर आप डरते नहीं हैं तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। जुआन ने सिर हिलाया। तो फिर छोड़ो, मैंने पहले ही थोड़ा चख लिया था। तुमने क्या कहा? पेई मियानमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने पेई मियानमान को ट्रोल करके 256 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। कुछ खास नहीं, वैसे भी हमें जल्दी निकलना चाहिए, खासकर हमारे द्वारा मचाए गए हंगामे के बाद। हम चू कबीले के बाकी लोगों को डराना नहीं चाहेंगे। जुआन ने निराशा से पेई मियानमान की ओर देखा। अपने खुले और चुलबुले स्वभाव के बावजूद वह मजाक बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। ये बात समझ में आती है। पेई मियानमान ने सहमति में सिर हिलाया। चलो अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर मुझे आज रात के बारे में कोई अफवाह फैली तो जान लो कि मैं तुम्हारी जीभ काटने में जरा भी संकोच नहीं करूंगी। जुआन ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। चिंता मत करो, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सिर्फ तुम और मैं ही जानेंगे। पेई मियानमान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ तो बेहतर होगा। वह खिड़की से कूद गई, फिर मुड़ गई। चांदनी में उसका रूप पहले से कहीं अधिक मोहक लग रहा था। वैसे तुमने पहले किस कौशल का प्रयोग किया था? तुम्हारी शक्ति में अचानक इतनी वृद्धि क्यों हुई? जुआन को भी यह बात उतनी ही उलझन भरी लगी। मुझे भी नहीं पता, शायद ये संकट के बीच मेरी क्षमता का ही एक रूप है। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो ठीक है, अपने राज अपने पास रखो। पेई मियानमान ने उपहास उड़ाते हुए कहा। उसकी खूबसूरत आकृति रात के अंधेरे में गायब हो गई। जुआन ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। उसे सच में नहीं पता था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन इस बारे में सोचने का ये सही समय नहीं था। उसे डर था कि कोई आकर शोर शराबा देख लेगा, इसलिए वह दौड़कर अपने कमरे में वापस चला गया। अपने कमरे की सुरक्षित चारदीवारी में पहुंचते ही उसने एक बोतल निकाली और उसके अंदर की गोली निकल ली। उसने पिछली गलती से सबक सीख लिया था और इतिहास को दोहराने देने का उसका कोई इरादा नहीं था। उस भव्य विवाह समारोह का प्रभाव सीमित समय के लिए ही था, और एक बार प्रभाव समाप्त हो जाने पर दर्द और कमजोरी का अचानक प्रकोप इतना असहनीय हो सकता था कि उसकी जान भी जा सकती थी। गोलियों की यह बोतल ब्रदर स्प्रिंग में विश्वास की वह दवा नहीं थी जिसे उसने कीबोर्ड से निकाला था। ये वह उपचार की दवा थी जो उसने वुल्फ वैली जाने से पहले जी डेंटू से प्राप्त की थी। लेकिन क्या वह मुझे धोखा दे रहा है? इस संभावना ने जुआन को चिंतित कर दिया। अंततः उसने सोचा कि वह व्यक्ति अभी भी एक दिव्य चिकित्सक है और वह इतना बेईमान नहीं होगा कि अपनी ही दवा में मिलावट करे। इसके अलावा जी शियाओक्सी जैसी पवित्र और दयालु संतान का पिता होने के नाते वह इतना बुरा इंसान तो नहीं हो सकता। जुआन को लगा कि वह खतरे को न्योता दे रहा है, लेकिन दवा निगलने के बाद उसे अपने शरीर में गर्माहट की लहर महसूस हुई, जिससे उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। इससे जुआन को राहत मिली। उसे मानना पड़ा कि जी डेंटू की औषधि वाकई बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि यह ब्रदर स्प्रिंग में विश्वास की तरह तुरंत ठीक नहीं करती थी, फिर भी किसी व्यक्ति को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में वापस लाने में उतनी ही प्रभावी थी। बस इसके प्रभाव थोड़े धीरे धीरे होते थे। एक दिव्य चिकित्सक से मिलने वाली दवा से यही उम्मीद थी। उसने गोली ठीक समय पर निगल ली थी। एरिस बॉल ऑफ डिलाइट्स का असर कम होने लगा था और जुआन को पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा था। ये वाकई एक अद्भुत वस्तु है। दर्द को नजरअंदाज करते हुए जुआन अपने हाथ में मौजूद एरिस बॉल ऑफ डिलाइट्स को घूर रहा था। अगर यह वस्तु न होती तो वह पहले ही अपनी जान गंवा चुका होता। जब उसने विलाप करने वाले कोड़े से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, तब वह इससे कुछ खास प्रभावित नहीं हुआ था। आखिरकार तब उसने केवल इसके दर्द से बचाव के प्रभाव का ही अनुभव किया था।
ये पहली बार था जब वह इसके मृत्यु से बचाव के बेतु के प्रभाव का परीक्षण कर रहा था, और यह वास्तव में उतना ही शक्तिशाली था जितना ये सुनने में लगता था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पेई म्यांमार के साथ लड़ाई में वह 10 बार मर चुका होता अगर हेरस बॉल ऑफ डिलाइट्स न होता। ये सोचकर ही उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने इसका एक उपयोग महज एक शर्त पर बर्बाद कर दिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसके पास इसका केवल एक ही उपयोग बचा था, और कौन जानता था कि उसे ऐसा आइटम दोबारा कब मिलेगा। जुआन को अचानक इस वस्तु को सक्रिय करने की शर्त याद आ गई। इसके प्रभावी होने के लिए दूसरा पक्ष उससे अधिक धनी महिला होना चाहिए। उसे इस बात से बहुत राहत मिली कि यानेलुओ आज अपने विला में नहीं थी। अगर उसे उससे 10,000 सोने के सिक्के मिल जाते तो दुनिया में उससे अधिक धनी महिलाओं की संख्या में भारी कमी आ जाती। ऐसे में बॉल ऑफ डिलाइट्स पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता। ऐसा लगता है कि मुझे फिलहाल मुआवजे का दावा नहीं करना चाहिए। जुआन बेहद दुविधा में था। क्या सचमुच उसे एक कंगाल की तरह जीवन जीने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा? आपने किन वानरों को ट्रोल करके 3 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं? 3-3। जुआन दंग रह गया। क्या उसने किसी तरह मैडम चू को फिर से नाराज कर दिया था? वह तो अक्सर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। क्या ये समय से पहले रजोनिवृत्ति के कारण होने वाले हार्मोनल असंतुलन का असर था? ड्यूक की जागीर के एक कमरे में चू झोंकटियन ने अपनी पत्नी के लिए चाय डाली। मैंने सुना है कि आपने जुआन को परिवार के नियमों की 100 बार नकल करवाकर सजा दी है। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? किन वानरों ने गुस्से में कहा, अगर हम उसे कड़ी मेहनत नहीं करवाएंगे तो वह कभी कुछ बड़ा नहीं बन पाएगा। तुम्हें पता है उसने आज क्या किया? वह तो स्कूल से गैरहाजिर रहा। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। मुझे अकादमी से खबर मिली है कि वह अकादमी के गेट के अंदर भी नहीं आया। ये कितना हास्यास्पद है ना? चू झोंकटियन ने सहमति में सिर हिलाया। उसने वाकई हद पार कर दी है, लेकिन आपको उसकी परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए। उसका आत्मविश्वास कम है, और हमारे चू परिवार में शादी करने से उस पर बहुत दबाव पड़ा होगा। मैंने सुना है कि जागीर में कई लोग उसे नीची नजर से देखते हैं। अगर आप उसे इतनी कड़ी सजा देंगे तो क्या आप उसके मन में और भी दुर्भावना पैदा नहीं कर देंगे? इससे भविष्य में परिवार में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किन वानरों ने अपने पति को घूरते हुए कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, वरना चुयान को ऐसे नाकाबिल आदमी को अपना पति चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ होने के नाते मैं उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि उसके पति को काबू में रख सकूं। भले ही जुआन में साधना की कोई प्रतिभा न हो, फिर भी उसके लिए मेहनत से पढ़ाई करना और कुछ प्रबंधन कौशल सीखना बुरा विचार नहीं है, ताकि भविष्य में वह कुछ जिम्मेदारियां संभाल सके। कम से कम लोग हमारी चुयान का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। वानरू, क्या इसका मतलब यह है कि तुमने उसे चुयान के पति के रूप में स्वीकार कर लिया है? चू झोंकटियन ने पूछे बिना नहीं रह सकी। पोई, किन वानरू ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने मुझे अपनी मंजूरी दे दी होती तो मैं उस आदमी को पलक झपकते ही अपने कबीले से बाहर निकाल देती। अध्याय 37 ग्रैंड गेल। चू झोंकटियन ने गहरी आह भरी। वानरू, तुम हमारी बेटी का स्वभाव जानती हो। एक बार जब वह किसी को चुन लेती है तो चाहे वह कितना भी नाकाबिल क्यों न हो, वह अपना मन नहीं बदलती। क्या तुम चाहती हो कि उसकी दोबारा शादी हो जाए? किन वानरू ने अपने पति की बेबसी को समझा। भले ही चुयान ने यह न बताया हो कि उसने उस निकम्मे को क्यों चुना, लेकिन माता पिता होने के नाते हम उसकी सोच को कैसे न समझें। उसे डर है कि अगर हम किसी बहुत दृढ़ निश्चयी और सक्षम व्यक्ति को लाएंगे तो वह हमारे चू परिवार के कारोबार पर कब्जा कर लेगा। इससे वह अपने पति और हमारे बीच फंस जाएगी। वह ये सब हमारे लिए कर रही है। एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उसके बारे में सोचूं। कम से कम मुझे जुआन को एक अच्छा इंसान बनने की परवरिश तो करनी ही चाहिए। चू झोंकटियन ने उसकी मंशा समझकर सिर हिलाया। अरे, तो यही वजह है कि तुम उस पर इतनी सख्ती बरतती हो? बिल्कुल। किन वानरों ने आंखें घुमाई। मैं उसे अपने परिवार के नियमों का पालन करने का आदेश क्यों दूंगी? क्या आपको लगता है कि कोई भी हमारे चू वंश के नियमों का पालन करने के योग्य है? मैं यह इसलिए कर रही हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं उसे अपने चू वंश का सदस्य मानती हूँ, और मैं उसे प्रोत्साहित कर रही हूँ कि वह अपनी आदतें सुधारे और भविष्य में और अधिक मेहनत करे। लेकिन मैंने सुना है कि आपने चेंग शॉपिंग को उसके साथ मिलकर यह काम करने का आदेश दिया था। क्या आप उसे भी चू वंश का सदस्य मानते हैं? चू झोंकटियन ने पूछा। छी, मुझे वो कमीना बिल्कुल पसंद नहीं। चेंग शॉपिंग और उसकी चापलूसी भरी मुस्कान याद आते ही उसके अंदर गुस्सा उबल पड़ा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उन नीचों को उसके सामने लाने की और उसे अपने पति के लिए रखेले चुनने के लिए उकसाने की? इसके अलावा 100 प्रतियां बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं जुआन की मदद के लिए किसी को नहीं लगाऊंगी तो वो रात भर काम करने पर भी इसे पूरा नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगा था कि मेरी पत्नी इतनी समझदार होगी। चू झोंकटियन खिलखिलाकर हंस पड़ा। खुद को संभालते हुए उसने आगे कहा, लेकिन जुआन होशियार बच्चा नहीं लगता। उसकी बुद्धि को देखते हुए मुझे शक है कि वह तुम्हारे कार्यों के पीछे छिपे गहरे इरादों को समझ पाएगा। किन वानरू चुप था। ये संभावना तर्कसंगत लग रही थी। नहीं, यह निश्चित रूप से सच था। अगर वह व्यक्ति हद से ज्यादा मूर्ख न होता तो वह शहर में इतना कुख्यात फिजूलखर्च कैसे बन सकता था? क्या मुझे यहाँ अच्छा आदमी बनने का नाटक करना चाहिए? मैं वहां जाकर उसे खबर दे दूंगा, चू झोंकटियन ने सुझाव दिया। किन वानरू ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। कुछ नाश्ता भी ले आना ताकि यह अचानक न लगे। ठीक है। चू झोंकटियन मुस्कुराया। पूरी दुनिया कहती थी कि उसने एक झगड़ालू औरत से शादी की है। सब उस पर हंसते थे कि वह अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रह गया है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी पत्नी की जुबान तो तेज है पर दिल कितना नर्म है। वह उन लोगों से कहीं बेहतर थी जो ऊपर से तो कोमल दिखते हैं पर छुपकर साजिशें रचते हैं। उसने अपने नौकर को मिठाई के कई डिब्बे तैयार करने का आदेश दिया। फिर वह चिंतन कक्ष की ओर चल पड़ा। खिड़की से उसने एक आकृति को परिवार के नियमों को लगन से लिखते हुए देखा। उसने सहमति में सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया, कम से कम वह मेहनती तो है। चू झोंकटियन ने दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। अब तक तुम थक चुकी होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। तुम्हारी सास ने मुझे कुछ लाने को कहा था। उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह बोलते बोलते रुक गया। कमरे में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, चेंग शॉपिंग। जुआन कहीं नजर नहीं आ रही थी। चेंग शॉपिंग तुरंत दौड़कर आया और बेचैनी से चू झोंकटियन की जांघों को गले लगा लिया। आंखों से आंसू बहते हुए वह रोते हुए बोला, गुरुजी, मुझे पता था कि आप मुझे नहीं भूले होंगे। मैंने आपकी सेवा में जो साल बिताए हैं वे व्यर्थ नहीं गए। ये सोचकर ही मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आप आधी रात को मेरे लिए भोजन लेकर आए हैं। चू झोंकटियन ने चेंग शॉपिंग को लात मारकर भगा देने की इच्छा को दबा लिया। उसने संयम बनाए रखते हुए पूछा, तुम्हारा छोटा मालिक कहाँ है?
किसी दुखद घटना की याद आते ही चेन शॉपिंग का रोना और तेज हो गया। छोटे मालिक थोड़ी देर पहले आए थे, लेकिन जब उन्होंने पारिवारिक नियमों में इतने सारे शब्द देखे तो उन्होंने मुझे उन्हें खुद लिखने का आदेश दिया। बड़े मालिक, मेरे हाथ तो बस थककर चूर हो गए हैं। चून की जुआन वैसे भी यहाँ नहीं थी, इसलिए चेन शॉपिंग को पीछे हटने का कोई कारण नहीं मिला। वो बदमाश, उसकी हिम्मत कैसे हुई? आमतौर पर दयालु और धैर्यवान चू झुंगतियान भी जुआन की इस गुस्ताखी पर भड़क उठे, खासकर ये देखते हुए कि उनकी पत्नी ने इस बारे में कितना सोचा था। वो बदमाश उनकी पत्नी की सद्भावना को कैसे ठुकरा सकता है? जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचते, उतना ही उन्हें गुस्सा आता। वह जुआन से हिसाब बराबर करने के लिए गुस्से में बाहर निकल गया। उसने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसे महसूस हुआ कि चेन शॉपिंग उसका पीछा कर रहा है। उसने तेवर चढ़ाकर लड़के से पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें छोटे मालिक के पास ले चलूंगा। चेन शॉपिंग अपनी चतुराई पर मुग्ध था। उसने मौके पर ही इतना बढ़िया बहाना ढूंढ लिया। न सिर्फ वह अपनी मौजूदा सजा से बच जाएगा, बल्कि मास्टर चू की नजर में भी अच्छा बन जाएगा। वाह, क्या गजब की बुद्धि है! चू झोंकटियन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। तुम परिवार के नियमों का पालन करते रहो। ये वही कमीना था जिसने यह अफवाह फैलाई थी कि उसकी पत्नी ने उसका कान पकड़ा था, जिससे वह पूरे शहर में हंसी का पात्र बन गया था। चेन शॉपिंग को देखते ही उसे क्रोध का उबाल आ जाता था। चेन शॉपिंग ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। गुरुजी, क्या अब आप मुझ पर स्नेह नहीं करते? गुरुजी, मैंने ऐसा क्या गलत किया? गुरुजी। वह कमरे में लौटा और देखा कि चू झोंकटियन नाश्ते का डिब्बा वहीं छोड़ गया था। राहत की वजह से उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। लगता है गुरुजी को अब भी मेरी परवाह है। जुआन की चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। जब वह बिस्तर पर आराम कर रहा था, तभी एक सूचना सामने आई। आपने चू झोंकटियन को ट्रोल करके 283 रेंज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अरे, इस बार तो मेरे ससुर जी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उन जैसे दयालु इंसान को भी गुस्सा आ गया? जब जुआन इस सवाल पर विचार कर रहा था, तभी एक व्यक्ति गुस्से में उसके कमरे में घुस आया। अरे बदमाश, तुम सच में यहाँ हो? ससुर जी, जुआन ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। क्षमा कीजिए, मैं इस समय घायल हूँ, इसलिए ठीक से उठकर आपका अभिवादन नहीं कर सकता। जुआन के संबोधन के तरीके से चू झोंकटियन की पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी। किसी कारणवश जुआन द्वारा उन्हें ससुर कहना उन्हें बेहद असहज लगा। जुआन की बाकी बातों ने उनका ध्यान भटका दिया। उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या आपको चोट लगी है? जी ससुर जी। जुआन ने चू झोंकटियन की ओर गुस्से से देखा। चू झोंकटियन उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ा। तुम्हें गंभीर चोट लगी है, ये सब कैसे हुआ? आप खुशकिस्मत हैं कि जी-डैंग-2 की दवा से मेरे आधे घाव ठीक हो गए हैं। मेरी पिछली हालत देखकर तो आप जरूर डर के मारे मर ही जाते। जुआन ने ये सब बातें मन में ही रखी। इसके बजाय उसने जवाब दिया, मुझे भी ठीक से नहीं पता। मैं जागीर में टहल रहा था, तभी अचानक काले कपड़े पहने एक आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया। शुक्र है कि शोर सुनकर आसपास के कुछ पहरेदार सतर्क हो गए, नहीं तो मैं अब तक मर चुका होता। जुआन की बातें आंशिक रूप से ही सच थीं। संयोगवश जागीर में कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी जान का दुश्मन था, और चू झोंकटियन द्वारा इस मामले की जांच करना अच्छा होगा। उसे निशाना बनाने वालों को बेनकाब करने से उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। उसका शुरुआती विचार था कि सारा दोष प्लम ब्लॉसम 13 पर मर दिया जाए और चू वंश का इस्तेमाल करके प्लम ब्लॉसम संप्रदाय को खत्म कर दिया जाए। यह एक अच्छा विचार होता, अगर चेन शॉपिंग ने ये चेतावनी न दी होती कि चू वंश अपने किसी भी सदस्य के जुआ खेलने का घोर विरोधी है। चू कुल के एक दूर के रिश्तेदार ने एक बार पैसे खो दिए थे, और कर्जदाता ने पैसे वापस मांगने के लिए चू कुल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। क्रोध में आकर चू झोंकटियन ने उस दूर के रिश्तेदार के पैर कुचलवा दिए ताकि कुल के बाकी सदस्यों को कड़ी चेतावनी मिल सके। चूंकि प्लम ब्लॉसम 13 के पास अभी भी उसका वचन पत्र था, इसलिए जुआन के पास उस विचार को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या सच में ऐसा कुछ हुआ? चू झोंकटियन के चेहरे पर गहरी भौहें तन गईं, उनके दिमाग में कई तरह की संभावनाएं कौंध गईं। चिंता मत करो, मैं जागीर के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दूंगा ताकि आगे ऐसी कोई घटना न हो। धन्यवाद ससुर जी, जुआन ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। चू झोंकटियन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उन्होंने अपने सेवक को जागीर के चिकित्सक को बुलाने का आदेश दिया और जुआन को एक बार फिर आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी चोटें जानलेवा नहीं है। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। मैं इस मामले की जांच करूंगा। अभी तुम परेशान मत हो, आराम करो। लेकिन मैंने अभी तक पारिवारिक नियमों की नकल पूरी नहीं की है। मुझे चिंतन कक्ष में जाकर काम करना होगा। जुआन ने एक मेहनती छात्र होने का नाटक करते हुए मुश्किल से उठने की कोशिश की। चू झोंकटियन के साथ खड़े गार्डों ने चुपचाप तिरस्कार भरी हंसी हंसी। तुम किसके लिए नाटक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते कि तुम किस तरह के इंसान हो? हालांकि चू झोंकटियन को जुआन के इरादों पर कोई शक नहीं था। चिंता मत करो, सब कुछ चेन शॉपिंग पर छोड़ दो। इतना कहकर वह जल्दी से कमरे से निकल गया। सच तो यह है कि उसे खुद शक था कि कोई जुआन की जान के पीछे पड़ा है, और यह घटना इसका और सबूत थी। उसे अपनी पत्नी से इस मामले पर विस्तार से चर्चा करनी होगी ताकि कोई उपाय निकाला जा सके। जुआन ने चेन शॉपिंग के प्रति लगभग हार्दिक सहानुभूति ही व्यक्त की। मित्र, मैं तुम पर भरोसा रखूंगा। चू झोंकटियन के जाने के कुछ ही समय बाद कोई उनके लिए एक चिकित्सक को लेकर आया। चिकित्सक ने उनके लिए एक पर्ची तैयार की और फिर उनके शरीर पर पट्टियां बांध दी। सच तो यह है कि इस सब झंझट की कोई जरूरत नहीं थी। जी-डैंग-2 की दवा बेहद असरदार थी और उसे पूरी तरह स्वस्थ होने में बस कुछ समय लगेगा। हालांकि जुआन के लिए ये सब समझाना मुश्किल होता, इसलिए उसने चिकित्सक को अपना काम करने दिया। कुछ समय बाद आखिरकार सभी लोग उसके कमरे से चले गए, जिससे जुआन को अपनी शारीरिक स्थिति का निरीक्षण करने के लिए एकांत मिल गया। पहले वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि खुद की ठीक से जांच नहीं कर पाया था। अब जब वह देख सका, तो उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर बनी सभी 9 आकृतियां पूरी तरह से भर गई थी। जैसे ही वे चमक उठी, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में 9 नई आकृतियां प्रकट हो गईं। क्या हो रहा है? क्या पहले सिर्फ 6 ही फॉर्मेशन भरे हुए नहीं थे? जुआन को इस बात पर मुश्किल से ही यकीन हुआ। उसने अपनी आंखें जोर से मलीं और फिर से देखा। उसे सच में कोई भ्रम नहीं हो रहा था। क्या ये पेई म्यांमार के साथ हुई मेरी लड़ाई के कारण हो सकता है? आखिरकार मुझे उससे काफी चोटें तो आई ही थी। उसके वारों से मेरी ज्यादातर पसलियां चकनाचूर हो गई थी। अगर हेयरस बॉल ऑफ डिलाइट्स न होता, तो मेरी चोटें इतनी गंभीर थी कि 10 गुना ज्यादा मेरी जान जा सकती थी।
हालांकि वह जानता था कि फीनिक्स निर्वाण सूत्र के प्रभाव से उसे जितनी अधिक चोटें लगती हैं, उसकी साधना उतनी ही तेजी से बढ़ती है, लेकिन उसने कभी भी इतने भयावह परिणामों की उम्मीद नहीं की थी। उनकी पिछली गणनाओं के आधार पर 7वीं संरचना को भरने के लिए 13 की फल लगते, 8वीं संरचना के लिए उन्हें 21 की फल और 9वीं संरचना के लिए 34 की फल की आवश्यकता होती। कुल मिलाकर उन्हें 68 की फल लगते। यदि उसे लॉटरी में हर 10 प्रयासों में 1 की फ्रूट भी मिल जाए तो भी उसे रेज पॉइंट्स में परिवर्तित करने पर 68,000 रेज पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। इन दोनों तरीकों की तुलना करने पर वास्तव में उसके लिए अपने क्रोध अंकों पर निर्भर रहने की तुलना में मार खाकर अपनी साधना को बढ़ाना कहीं अधिक कुशल था। शायद मुझे भविष्य में खुद को पिटवाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। वह निश्चित रूप से आत्मपीड़ित नहीं था, लेकिन इसके बदले मिलने वाले पुरस्कार वास्तव में बहुत लुभावने थे। यह उत्साह क्षणिक था और उसने इस विचार को त्याग दिया। उसने इतनी बड़ी सफलता केवल हेयरस बॉल ऑफ डिलाइट्स के प्रभाव के कारण ही हासिल की थी। अगर वह जादुई वस्तु न होती तो वह कई बार मर चुका होता। वह हेयरस बॉल ऑफ डिलाइट्स का इस्तेमाल सिर्फ एक बार और कर सकता था और वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। इस तुरुप के पत्ते के बिना न केवल भविष्य के मुकाबले बेहद दर्दनाक होंगे, बल्कि एक पल की लापरवाही भी उसकी मौत का कारण बन सकती थी। उसे शक था कि वह हर बार इतनी मार झेलने में कामयाब होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो उसके लिए मुख्य रूप से की फ्रूट्स पर निर्भर रहना ही सबसे अच्छा था। धीमी प्रक्रिया होने के बावजूद यह कम से कम सुरक्षित और स्थिर तो थी ही। जुआन ने गौर से देखा और पाया कि उसकी त्वचा पर बनी 9 आकृतियों के बीच कुछ अतिरिक्त रेखाएं बन गई थी, जो उन्हें आपस में जोड़ रही थी। ये सभी मिलकर एक विचित्र, विशाल पक्षी की छाप बना रही थी। वह पक्षी ऐसा लग रहा था मानो अपने पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ने ही वाला हो। उसका शरीर बर्फीला और पूंछ गहरे लाल रंग की थी। उसके शरीर पर पीले धब्बे थे जो छोटी छोटी आंखों जैसे दिख रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसका सिर था। वह बाघ और दानव का मिलाजुला रूप लग रहा था, लेकिन दिखने में उनमें से किसी से भी मिलता जुलता नहीं था। उसका भयानक और डरावना रूप देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह क्या है? जुआन हैरान था। उसने पक्षी के निशान के निचले दाहिने कोने पर कुछ देखा जो मुहर जैसा लग रहा था। मुहर पर एक शब्द लिखा था, ग्रैंडगेल अध्याय 38, एक फीनिक्स के 9 बच्चे। ग्रैंडगेल, क्या ये प्राचीन चीनी लोक कथाओं का पौराणिक जीव है? इंटरनेट फोरम को अपना युद्ध क्षेत्र बनाकर सक्रिय रहने वाले जुआन के लिए पर्वत और समुद्र का क्लासिक और ऐसी ही अन्य पौराणिक कथाओं का गहन ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक था। ये विशाल और विचित्र पक्षी का पदचिह्न इन पुस्तकों में वर्णित पौराणिक जीव ग्रैंडगेल के वर्णन से मेल खाता प्रतीत होता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार फीनिक्स के 9 बच्चे थे, ठीक वैसे ही जैसे ड्रैगन के 9 पुत्र थे। पहला था मोर, दूसरा था गरुड़, तीसरा था अग्नि फीनिक्स, चौथा था स्वर्ण फीनिक्स, पांचवा था नीला लुवान, छठा था हिम फीनिक्स, सातवां था 100 वार्बल, आठवां था नीला मल्लाड और 9वां था ग्रैंडगेल। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे ये सब इतनी स्पष्टता से याद क्यों है? इसके पीछे एक लंबी और भावुक कहानी है। आधुनिक युग में वापस आकर मैंने नेटिस के गेमिंग विभाग में एक पद के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में तरह तरह के अजीबोगरीब सवाल थे। ड्रैगन के 9 पुत्रों की तुलना में जिनके नामों में इतने जटिल अक्षर हैं, फीनिक्स के 9 बच्चों के नाम याद रखना कहीं ज्यादा आसान है। हालांकि फीनिक्स के 9 बच्चों की कई अलग अलग व्याख्याएं मौजूद थी। उसे उनमें से केवल एक ही व्याख्या याद थी। जुआन को यह बात समझ में आ गई कि वह जिस साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा था वह फीनिक्स निर्वाण सूत्र के अलावा और कुछ नहीं थी। द्वितीय श्रेणी के शिखर पर पहुंचने के बाद ग्रैंडगेल की छाप का प्रकट होना महज एक संयोग नहीं हो सकता था। ऐसा संभव था कि हर बार जब वह किसी पद के शिखर पर पहुंचता तो एक नए फीनिक्स के बच्चे की छाप उभर आती। लेकिन ये फीनिक्स के बच्चे की छापें किस लिए थी? ये सिर्फ दूसरों को डराने के लिए तो नहीं हो सकती है ना? कुछ प्रयोगों के बाद उसने ये निष्कर्ष निकाला था कि बाहरी लोग उसके शरीर पर बनी आकृतियों को नहीं देख सकते। ये भी असंभव था कि कोई फीनिक्स के बच्चे के पदचिह्न को देख सके। इससे दूसरों को डराना तो नामुमकिन ही लग रहा था। एक विचार उसके मन में आया और उसने अपनी ऊर्जा को ग्रैंडगेल के शरीर में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह शरीर ऊर्जा से पूरी तरह भर गया, ग्रैंडगेल की भयंकर आंखें अचानक चमक उठी और ग्रैंडगेल का अवतार उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। जुआन के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये काम कर रहा था, लेकिन यह अवतार कर क्या सकता है? क्या ये किसी पालतू जानवर जैसा है? उसने एक पल सोचा, फिर ग्रैंडगेल को दीवार से टकराने का आदेश दिया ताकि उसकी ताकत का परीक्षण किया जा सके। अवतार ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए, जिससे एक भयंकर आंधी उठी जिसने मेज कुर्सियों को उड़ा दिया और कमरे में अफरा तफरी मचा दी। ग्रैंडगेल की अगली चाल का इंतजार करते हुए जुआन की आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक एक जोरदार प्रहार ने उसके शरीर को सीधे आगे धकेल दिया और वह मुंह के बल सामने की दीवार से जा टकराया। धड़ाम, एस्टरिस्क, देखो, एक मानव चित्र। जुआन धीरे धीरे दीवार से नीचे सरक गया और बर्फीली सफेद दीवारों पर एक स्पष्ट मानवीय आकृति छोड़ गया। आकृति के ऊपरी हिस्से के पास से खून की 2 धारें टपक रही थी, जो उसकी टूटी हुई नाक के निशान थे। हे भगवान! झुंझलाहट के बावजूद जुआन के अंदर उत्साह उमड़ रहा था। पता चला कि ग्रैंडगेल की क्षमता पल भर में गति करने की थी। अगर वह इसका सही इस्तेमाल करे तो यह विरोधियों पर हमला करने या शक्तिशाली दुश्मनों से भागने के लिए एक अमूल्य हथियार साबित होगा। मुझे आश्चर्य है कि इस कौशल से मैं अधिकतम कितनी दूरी तय कर सकता हूँ। अपनी नाक से खून पोंछे बिना ही जुआन ने अपनी ऊर्जा को ग्रैंडगेल के निशान में प्रवाहित करना शुरू कर दिया और उसे एक बार फिर बुलाने का प्रयास किया। अचानक उसका सिर चकरा गया और उसकी एकाग्रता भंग हो गई। जाहिर तौर पर उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। ग्रैंडगेल द्वारा प्रदत्त कौशल में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है और वर्तमान स्तर पर वह इसे दिन में केवल एक बार ही सक्रिय कर सकता है। शायद जब उसका साधना स्तर बढ़ेगा और उसकी ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी तो वह इसका अधिक बार उपयोग कर पाएगा। एक गहरी आह भरते हुए जुआन धीरे धीरे अपने बिस्तर पर वापस चढ़ गया और लेट गया। उसने देखा कि दीवार से टकराने के कारण उसकी मांसपेशियों में सुनहरे रंग के कई छोटे छोटे कण उभर आए थे। जी शियाओक्सी की व्याख्याओं से उसे जो याद था, उसके अनुसार तीसरे स्तर पर पहुंचने से साधक अपनी ऊर्जा को बाह्य रूप से प्रकट कर सकता है, जिससे वह आक्रमणों से बचाव के लिए कवच और अवरोध बना सकता है। यद्यपि वह अभी पहले चरण में ही था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह पुनर्तः तीसरे स्तर का साधक बन चुका था। अपनी नई मिली शक्ति को आजमाने के लिए उत्साहित होकर उसने अपने शरीर में बची हुई सारी ऊर्जा निचोड़ने की पूरी कोशिश की। जोर लगाकर उसने अपने सामने एक सुरक्षा घेरा बना लिया। ये हथेली से भी छोटा था और ऊर्जा खत्म होते ही तुरंत गायब हो गया। फिर भी जुआन बेहद खुश था।
सैद्धांतिक रूप से अब वह 88 वयस्क पुरुषों के बराबर ताकतवर था, जो उसे उसके पिछले जीवन के कॉमिक्स के सुपरमैन से थोड़ा कमजोर बनाता था। भले ही वह हल्क और आयरन मैन जैसे मार्वल यूनिवर्स के शीर्ष स्तर के नायकों को न हरा सके, लेकिन कम से कम वह ब्लैक विडो और हॉकाई जैसे कमजोर नायकों को आसानी से हरा सकता था। पॉइजनस प्रिक और ग्रैंड गेल के साथ मिलकर यही चीज जो एस्टेट में उसके जीवित रहने की कुंजी साबित होगी। चाहे कोई भी उसके पीछे पड़ा हो, कम से कम अब उसके पास लड़ने का मौका तो था। उसकी क्षणिक खुशी के बाद दर्द शुरू हो गया। ध्यान भटकाने के लिए कुछ और न होने के कारण उसे लगी चोटें असहनीय पीड़ा से उभर उठी। जुआन ने दांत पीसते हुए कराहते हुए कहा, आह, दीवार से टकराना वाकई बहुत दर्दनाक होता है। उसके पुराने घाव लगभग भर चुके थे, लेकिन ग्रेनगिल के साथ किए गए प्रयोग ने उसे कई नई चोटें पहुंचा दी थी। अब और जोखिम न लेते हुए वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और धैर्यपूर्वक जी डेंटो की दवा के असर का इंतजार करने लगा। अनजाने में ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह जुआन रात भर आराम करने के बाद भी कमजोर महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि पेई म्यानमार के साथ लड़ाई में लगी चोटों में से वह केवल आधी ही ठीक हो पाया है। इससे वह थोड़ा असंतुष्ट था। ऐसा लग रहा था कि उसने जी डेंटो की उपचार दवा की प्रभावशीलता को ब्रदर स्प्रिंग में विश्वास की दवा के बराबर मानकर उसकी क्षमता को ज्यादा आंक लिया था। अगर दूसरों को इन विचारों का पता चल जाता तो गुस्से से भरी धारदार हथियारों से लैस भीड़ उसे पूरे शहर में दौड़ाती। अनगिनत साधक के 100 पुष्पों की अनित्यता की गोली को पाने की उम्मीद में घुटने टेक देते। इसे घटिया दवा कहकर खारिज करना सचमुच अक्षम्य था। अचानक जुआन को याद आया कि वह लॉटरी निकालना भूल गया था। पिछली रात बहुत कुछ हो गया था, इसलिए वह भूल गया था। उसने कीबोर्ड निकाला और अपने रेज पॉइंट्स चेक किए। पहले उसके पास 69 पॉइंट्स थे, लेकिन चू झोंगटियन, किनवानरू और पेई म्यानमार से अच्छे खासे पॉइंट्स मिलने के बाद अब उसके पास 3273 पॉइंट्स हो गए थे। वह नाराजगी से भौहें चढ़ा बैठा। पिछली रात उसने पेई म्यानमार के साथ नरमी बरती थी, क्योंकि उसे बहुत कम ही मिला था। लेकिन फिर भी कोई भी पुरुष इतनी खूबसूरत महिला के साथ इतना कठोर व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्हें प्लम ब्लॉसम 12 और ब्लैकविंड स्टॉकेट के साथियों की याद आने लगी। उन्होंने उनके साथ बिताई अच्छी यादों को याद किया। हे ईश्वर, कृपया मुझे एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी प्रदान करें जिससे मैं शत्रुता कर सकूं। तारांकन वूश, तारांकन। दरवाजा धड़ाम से खुला और एक सलीके से कंघी किए हुए, सलीके से सवारे हुए एक युवक अंदर घुस आया। वह बिस्तर के पास गया और जुआन को बड़ी शान से देखने लगा। तुम्हारे घाव कितने ठीक हुए हैं? क्या तुम आज अकादमी जा सकते हो? आपने होंग शिंगेन को ट्रोल करके 299 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मैं लगभग ठीक हूँ, मुझे लगता है, जुआन ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। नहीं, एक पल रुको, तुम कौन हो? बहुत बढ़िया। युवक मुड़ा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। दीवार पर बने मानव आकृति के निशान पर उसकी नजर पड़ी तो वह एक पल के लिए थम गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और सीना फुलाकर और सिर ऊंचा करके कमरे से बाहर निकल गया। जुआन अभी भी थोड़ी हैरान थी। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने एक इच्छा मांगी थी और तुरंत ही मेरे सामने एक विरोधी आ गया। मेरी प्रार्थनाएं इतनी कारगर तो नहीं हो सकती। आखिर वो है कौन, और पहली बार मिलने पर भी वो इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा है? युवा स्वामी। तभी दरवाजे से एक आरोप लगाने वाली आवाज सुनाई दी। चेन शॉपिंग दो भारी आंखों के नीचे काले घेरे लिए दरवाजे पर प्रकट हुआ। जुआन सदमे से चौंक उठी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या किसी लोमड़ी ने तुम्हारी यांग शक्ति चूस ली है? चेन शॉपिंग लड़खड़ाते हुए कमजोरी से पास आया। छोटे मालिक, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? मैंने पूरी रात अकेले ही परिवार के नियमों की 100 बार नकल की। मैं एक पल भी नहीं सोया। जुआन ने उठते हुए शर्माते हुए मुस्कुराया और अपने थके हुए साथी को एक कप पानी दिया। छोटी पिनपिन, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम कल रात चिंतन कक्ष में पारिवारिक नियमों की नकल कर रही थी। अगर तुम मेरे साथ होती तो आज एक लाश होती। धन्यवाद छोटे मालिक। चेन शॉपिंग ने विनम्रतापूर्वक जुआन का पानी का गिलास स्वीकार किया। जुआन की बात को समझने में उसे कुछ समय लगा। एक पल रुकिए, आपका मतलब क्या है? मैं अभी एक लाश होता। जुआन ने दीवार पर बने मानव आकृति के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे देख रहे हो? कल रात एक हत्यारा मुझे जान से मारने आया था। ईश्वर की कृपा और मेरी असाधारण कुशलता के कारण ही मैं उस भयानक खतरे से बच पाई। अगर तुम वहां होते तो तुम्हें मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। पूरी संभावना थी कि दुश्मन का खंजर तुम्हारे नर्म शरीर में घुसकर उसे चीर देता। चेन शॉपिंग ने डरते हुए घूंट भरा और बुदबुदाते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि मैं रिफ्लेक्शन रूम में था। तुमने क्या कहा? जुआन की भौहें तन गईं। चेन शॉपिंग ने तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कहा था कि यह अफसोस की बात है कि मैं वहां नहीं था। मुझ जैसा वफादार व्यक्ति निश्चित रूप से आपकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता। उस हत्यारे को आप तक पहुंचने से पहले मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ता। चेन शॉपिंग ने इतनी जोश से यह बात कही कि उसके मुंह से थूक चारों ओर उड़ने लगा। जुआन ने झट से उसका चेहरा एक तरफ धकेल दिया। बस करो, क्या तुम स्क्रिप्ट में ज्यादा डूब नहीं रहे हो? चलो, मैं तुमसे कुछ और पूछती हूँ। वह घमंडी सा दिखने वाला आदमी कौन है जो अभी थोड़ी देर पहले बाहर चला गया? वो तो बटलर हॉन्ग का लाडला बेटा हॉन्ग शिंगेइंग है। चेन शॉपिंग ने जवाब दिया। वो घमंडी बदमाश है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक विलक्षण साधक है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए बिना भी उसने स्वयं अध्ययन करके तीसरे रैंक तक पहुंच प्राप्त कर ली। बटलर हॉन्ग को उस पर हमेशा गर्व रहा है और मास्टर और मैडम भी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। वे उसे चू स्टेट में युवा पीढ़ी के नेताओं में से एक बनाना चाहते हैं और वे उसे प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो वह बटलर हॉन्ग का बेटा है, इसीलिए उसके बाल भी अपने पिता की तरह इतने सलीके से कंघी किए हुए हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। छी, मुझे शक है कि वो इतना ताकतवर है। एक दशक से ज्यादा साधना करने के बाद भी वो सिर्फ तीसरे दर्जे तक ही पहुंच पाया है। जुआन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मेरे जैसे निकम्मे लोग तो 3 दिन में ही तीसरे दर्जे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं भी इस बारे में डींगे नहीं मारता। चेन शॉपिंग ने व्यंग्य से सिर हिलाया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि लोग कहते हैं कि युवा मालिक को हवाई बातें पसंद नहीं है। पूरी तरह से अक्षम होने के बावजूद वह बड़े बड़े दावे करता है। अगर तुम अपने जीवन काल में तीसरे पद तक पहुंच जाओ तो मुझे यकीन है कि मालिक और मालकिन भी नींद में हंसेंगे। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? जुआन ने चेन शॉपिंग को गुस्से से घूरा। चेन शॉपिंग ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि शायद मुझे मैडम से कहना चाहिए कि आपको आज आराम करने दे, क्योंकि आप बुरी तरह घायल हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये छोटी मोटी चोटें मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मेरे ससुर और सास मुझे मेरे भले के लिए अकादमी में भेजने को कह रहे हैं, तो मैं उन्हें कैसे निराश कर सकता हूँ?
जुआन ने दृढ़ता से बोलते हुए अपनी छाती थपथपाई। जाहिर है उसे अकादमी में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जागीर में रहना कहीं ज्यादा उबाऊ था। पिछली रात हुए जानलेवा हमले के कारण चू झोंकटियन ने अपने कमरे के प्रवेश द्वार पर 2 पहरेदार तैनात कर दिए थे, जिससे चाहकर भी बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। कैद में रहने के बजाय उसने अकादमी जाना बेहतर समझा। शायद उसे वहां से निकलने और अपने मंसूबों को अंजाम देने का कोई मौका मिल जाए। जुआन का उत्साहवर्धक भाषण सुनकर चेन शॉपिंग का मुंह खुला का खुला रह गया, इतना चौड़ा कि उसमें पूरी मुट्ठी समा सकती थी। वह आगे बढ़ा और जुआन के माथे पर हाथ रख दिया। छोटे मालिक, आपको क्या हुआ है? क्या आपको बुखार है? भाग जाओ। जुआन ने उसे लात मारकर एक तरफ कर दिया। हाँ, जुआन, तुम सचमुच दिन ब दिन समझदार होते जा रहे हो। लगता है मैंने तुम्हारे लिए जो मेहनत की है वो व्यर्थ नहीं गई। बाहर जोरदार हंसी की आवाज गूंजी और चू झोंकटियन और किनवानरू संतुष्ट मुस्कान लिए अंदर आए। ससुर जी, सास जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जुआन ने खुश होने का नाटक किया। हर दिन नाटक करना वाकई मुश्किल है। इस रफ्तार से तो अगर मैं अपने पिछले जन्म के लोक में वापस चली जाऊं तो शायद ऑस्कर के लिए भी योग्य हो जाऊं। मैंने शिंगेइंग से सुना है कि तुम अपनी चोटों से उबर चुकी हो और अकादमी जाने की योजना बना रही हो। मुझे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल जानने आई। किनवानरू के आमतौर पर सख्त चेहरे पर थोड़ी नरमी झलक रही थी। अध्याय 39, फूलों के खेत में चोर। मैंने कल सब बातों पर गौर किया और मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे अकादमी में मेरे भले के लिए ही भेज रहे हैं। तभी जुआन ने देखा कि होंग शिंगेइंग उन दोनों के पीछे खड़ा है। उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था और उसने जुआन की नजरों से नजरें मिलाने की जहमत भी नहीं उठाई। ये आदमी मुझसे इतना ठंडा बर्ताव क्यों करता है? ऐसा लगता है जैसे मैं उसका सैकड़ों चांदी के सिक्के उधार ले चुका हूँ। तुम काफी समझदार हो गए हो। चू झोंकटियान अच्छे मूड में लग रहे थे। उन्होंने धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाई। चुयान को भी ये सुनकर बहुत खुशी होगी। प्रथम इसका जिक्र होते ही होंग शिंगेइंग की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे छिपा लिया। किनवानरू ने जुआन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुमने अकादमी जाने का फैसला कर लिया है तो तुम्हें शिंगेइंग को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। वह भी आज से अकादमी में पढ़ रहा है। अच्छा होगा अगर तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो। शिंगेइंग एक होशियार और समझदार बच्चा है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। होंग शिंगेइंग ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। महोदया, आप मेरी प्रशंसा कर रही हैं। मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने की पूरी कोशिश करूंगी। जुआन ने धीरे से अपनी जीभ चिटकाई। एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहना अच्छा लगता है, लेकिन सीधे शब्दों में कहे तो आप उसका इस्तेमाल मुझ पर नजर रखने के लिए कर रहे हैं। कल स्कूल से गैरहाजिर रहने के बाद वे काफी चिंतित होंगे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ किसी को भेजा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि होंग शिंगेइंग पहले इतना क्रोधित क्यों था। अकादमी में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त करना उसके लिए आसान नहीं था और जुआन की चोटों के कारण वह लगभग यह अवसर खो बैठा था। उसका क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। हालांकि यहाँ की अकादमियां भेदभाव रहित शिक्षा का प्रचार करती थी, लेकिन प्रवेश पाना आसान नहीं था। कम से कम प्रत्येक आवेदक को अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी। जुआन जैसे प्रभावशाली लोगों को आसानी से प्रवेश मिल जाता था। होंग शिंगेइंग और चू वंश के अन्य सेवकों के लिए यह बहुत कठिन था, क्योंकि अकादमी में प्रवेश करने के लिए उन्हें अपने गुरु की स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। तो क्या होंग शिंगेइंग को मेरा शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? अगर मैं न होता तो उसे अकादमी में दाखिला लेने का मौका कैसे मिलता? होंग शिंगेइंग से पहले ही रेज पॉइंट्स हासिल करने के बावजूद जुआन को अभी भी लग रहा था कि इस स्थिति में उसके साथ नाइंसाफी हुई है। चू झोंकटियन और किनवानरू ने कुछ देर और उसे उपदेश दिया और फिर चले गए। होंग शिंगेइंग ने भी घमंड से अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। जुआन ने सुबह की रस्में पूरी की। जब वह तैयार हो रहा था तभी किसी ने उसे नाश्ता लाकर दिया, इसलिए उसने चेन शॉपिंग को अपने साथ बैठने और नाश्ता करने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से उनकी इस लापरवाही भरी हरकत से वह व्यक्ति भावुक होकर रोने लगा। युवा स्वामी, भले ही आप थोड़े नासमझ, बहुत घमंडी और बेहद अक्षम हो, फिर भी आप मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आप मुझे अधीनस्थ नहीं समझते। जी हाँ, मैंने निश्चय कर लिया है। मैं हर हाल में चू वंश में आपकी जगह बनाने में आपकी मदद करूंगा। अगर जुआन को उसके विचारों का पता होता तो शायद वह उसके चेहरे पर लात मार देता। अहम, एक कुबड़ा व्यक्ति उसकी खिड़की के पास से गुजरा। आज स्कूल से गैरहाजिर मत रहना। वे होंगे को ढूंढना याद रखना। खाना खाते समय जुआन के कानों में एक कर्कश आवाज गूंजी। उसने सिर उठाकर देखा, लेकिन ओल्ड मी का चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। जुआन ने चेन शॉपिंग को कोहनी मारी। क्या तुमने थोड़ी देर पहले कोई आवाज सुनी थी? मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। डकार, चेन शॉपिंग खाने में इतना मग्न था कि उसकी नजरें मेज से हटी ही नहीं थी। जुआन ने तिरस्कार से आंखें घुमाई। क्या तुम्हें दम घुटकर मरने का डर नहीं है? अभी अभी सुनी आवाज से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। न जाने क्यों उस रहस्यमय बूढ़े आदमी से उसे डर लगता था। चू झोंकटियन और किनवानरू तो उसके मुकाबले लगभग सीधे सादे लगते थे। उन्हें आज अकादमी का अच्छी तरह से जायजा लेना चाहिए। खाना खाने के बाद चेन शॉपिंग ने जुआन को कुछ जरूरी सामान पैक करने में मदद की। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि होंग शिंगेइंग पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। उसके हाथों में तलवार थी। दोनों को देखते ही उसने अधीरता से पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? आपने होंग शिंगेइंग को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। क्या इस लड़के में कोई समस्या है? जुआन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या आप छोटे मालिक हैं या मैं छोटा मालिक हूँ? थोड़ी देर इंतजार करने में क्या हर्ज है? तो क्या हुआ अगर तुम छोटे मालिक हो? चू एस्टेट में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे बारे में न जानता हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? होंग शिंगेइंग ने ठंडे लहजे में व्यंग्य किया। जुआन ने उसे सिर से पैर तक देखा। क्या मुझे आपको पैसे देने हैं? होंग शिंगेइंग अचानक पूछे गए इस सवाल से स्तब्ध रह गई। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर तुम मेरे प्रति इतने शत्रुतापूर्ण क्यों हो? जुआन ने पूछा। होंग शिंगेइंग का शरीर अकड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुआन उससे सीधे भिड़ेगी। उसने चेन शॉपिंग की तरफ देखा और सावधानी से बात करने का फैसला किया। मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से नफरत नहीं करता। मुझे बस इतना दुख है कि प्रथम महिला के लिए यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है। प्रथम महिला बहुत ही प्रतिभाशाली और अद्भुत इंसान है। तुम्हारे जैसा आदमी कभी भी उनके बराबर नहीं हो सकता। ये आखिरकार वह छोटे मालिक हैं। आपके लिए इस तरह के शब्द कहना उचित नहीं है। चेन शॉपिंग ने कमजोर स्वर में विरोध किया।
चेन शॉपिंग की प्रतिक्रिया सुनकर जुआन को हंसी आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह लड़का किसी और के सामने मेरे लिए इतना जोखिम उठाएगा। होम शिंगेंग ने ठंडे लहजे में चेन शॉपिंग की ओर देखा। क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? तो फिर आप मुझे उसकी खूबियां क्यों नहीं बता देते? चेन शॉपिंग ने ध्यान से भौहें चढ़ाई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, भले ही युवा मालिक में कोई प्रतिभा न हो, लेकिन कम से कम उनका रूप रंग तो ठीक ठाक है। गुस्से से आग बबूला होकर जुआन ने तुरंत चेन शॉपिंग को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। ये तो चमत्कार ही था कि इतनी गंदी जबान वाला यह आदमी आज तक चू कबीले में जिंदा बचा हुआ था। अरे, अब समझ में आया। दूसरे शब्दों में, तुम चुयान के प्रशंसक हो। ये शब्द सुनते ही होंग शिंगेंग का गोरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। ऐसा कौन कहता है? मैं उसकी प्रशंसक नहीं हूँ। बकवास करना बंद करो। होंग शिंगेंग का तिहरा इंकार करने का यह मौका इतना अच्छा था कि इसे गंवाना नामुमकिन था। एक काबिल नौकरानी और एक खूबसूरत युवती, कितनी खूबसूरत लेकिन दुखद प्रेम कहानी है। फिर भी, क्या आपको नहीं लगता कि किसी दूसरे आदमी की पत्नी पर बुरी नजर रखना शर्मनाक है? होंग शिंगेंग ने जुआन को घूरते हुए गुस्से से अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। वह अब उससे बहस करके अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। आपने होंग शिंगेंग को ट्रोल करके 100 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। होंग शिंगेंग के लिए दुर्भाग्यवश जुआन का उसे इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह होंग शिंगेंग के पास गया और उसके कंधों पर हाथ रख दिया। ठीक है, तो मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूँ, जिस औरत से तुम प्यार करते हो वह मेरी पत्नी बन गई। इससे मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखने के लिए तुम उतने बुरे नहीं लगते हैं ना? अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। आपने होंग शिंगेंग को ट्रोल करके 333 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। होंग शिंगेंग ने गुस्से से दांत पीसे और अपनी तलवार का हैंडल कसकर पकड़ लिया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को तलवार निकालने से रोका। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, तुम्हारे बस मुंह चलाने के ही बस एक ही हुनर है। हाँ, बस देखते रहो। अकादमी में सबके साथ एक जैसा बर्ताव होता है। जल्द ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा फासला है। जुआन धीरे से मुस्कुराई। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास की प्रशंसा करती हूँ। तुम मेरे ससुर और सास के सामने एक तरह का व्यवहार करती हो और उनकी पीठ पीछे बिल्कुल अलग। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये बात उन्हें बता दूंगी? होंग शिंगेंग इस धमकी से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। ठीक है, उन्हें बता दो। देखते हैं कि वे तुम्हारे जैसे निकम्मे पर विश्वास करेंगे या मेरे जैसे काबिल नौकर पर। जुआन ने चेन शॉपिंग को रोक लिया। मेरे पास यहाँ एक प्रत्यक्षदर्शी है। चेन शॉपिंग ने घबराकर अपना सिर हिलाया। मैंने कुछ भी नहीं देखा और न ही कुछ सुना। जुआन को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। तुम कायरो जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? होंग शिंगेंग ने अपने सामने चल रहे इस तमाशे पर व्यंग्य किया। तुम उसे जितना चाहो मजबूर कर लो, ये व्यर्थ है। अगर इस जागीर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर मालिक और मालकिन को सबसे कम भरोसा है, तो वही यही है। अपनी बात कहने के बाद होंग शिंगेंग उनसे आगे निकल गया और जुआन से कुछ दूरी बना ली। ऐसा लग रहा था मानो उसे उन जैसे निकम्मों के बगल में खड़े रहने से ही घृणा हो रही हो। जुआन और चेन शॉपिंग उसके पीछे रह गए, एक दूसरे को निःसंकोच देखते हुए। जुआन ने गहरी सांस ली। आखिर तुम इस दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गए? तुम्हें बस अपना सिर उस खंभे से टकराकर अपनी जान दे देनी चाहिए। तुम इतने गिर चुके हो कि एक नौकर भी तुम्हारी आलोचना करने की हिम्मत करता है, और तुम अब भी मुझ में कमियां निकालने की हिम्मत करते हो। चेन शॉपिंग ने गुस्से से जवाब दिया। जुआन गुर्राया, फिर अपनी नजर उनसे दूर जा रहे युवक पर डाली। उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। तुम्हारे जैसे उत्तम शिकार को पाना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे तुम्हें आराम से निचोड़ना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि मेरे क्रोध के अंत तृप्त होने से पहले ही तुम गिर पड़ो। तीनों ब्राइटन मून अकादमी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जुआन ने उदास निगाहों से उस घुमावदार रास्ते की ओर देखा जिस पर वह कल गया था, और उसके मन में शराब से भरा एक लौकी घुमाती हुई एक बेफिक्र महिला की छवि कौंध गई। उसने सोचा कि क्या वह उससे एक बार फिर मिल पाएगा। अकादमी के प्रवेश द्वार पर कतार में खड़े लोगों की संख्या कल की तुलना में कम थी। इंतजार करते करते ऊपर जुआन ने आसपास देखने का समय निकाला। उसने एक युवक और एक युवती को आपस में गहरी बातचीत करते हुए देखा। वह आदमी देखने में काफी आकर्षक था, लेकिन उससे पाउडर और इत्र की महक आ रही थी। उसकी त्वचा अधिकांश महिलाओं से भी अधिक गोरी थी, और समय समय पर उसकी आंखें मोहक ढंग से चमक उठती थीं। ये युवक संदिग्ध लग रहा था, और जुआन को ऐतिहासिक नाटकों में अक्सर दिखाए जाने वाले स्त्री वस्त्र धारण करने वाले रूढ़िवादी कथानक की याद दिला रहा था। मैं लियांग शानबो जितना मूर्ख नहीं हूँ। इतनी अच्छी चीज को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। जुआन चलकर पास आए और उस युवक के कंधों पर हाथ रखकर बोली, अरे भाई, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम ही हो जो लड़के के कपड़े पहनना चाहती हो, इसलिए अगर मैं तुम्हारा थोड़ा फायदा उठाऊं तो तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप कौन है? वह युवक थोड़ा उलझन में लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह पहले कभी जुआन से मिला था। जुआन हैरान रह गया। उसे इस युवक से इतनी बेपरवाही की उम्मीद नहीं थी। उसकी नजर नीचे की ओर गई और उसने उसके गले पर कंठ देखी। उसका पेट तुरंत मचलने लगा। धिक्कार है, ये तो बस एक लड़का है जो लड़की जैसा दिखता है। वह सदमे में आकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और माफी मांगते हुए बोला, मेरी गलती है, मुझे लगा कि आप कोई और हैं। सामने खड़ी युवती ने जुआन को ऐसे घूरा मानो वह बेवकूफ हो, क्योंकि वह अचानक उनकी बातचीत में घुस आया था। आह, हम कहाँ थे? आह यस, आई रिमेंबर नाउ। Big brother Shu, how did I wrong you and irk you so much? Tell me, and I change. Why must we break up with one another? The woman was beautiful, and the tears glistening in her eyes gave her an incredibly pitiful look. जुआन ने उस स्त्री जैसे दिखने वाले पुरुष को गौर से देखा। क्या इस दुनिया में ऐसे पुरुष को आकर्षक माना जाता है? अगर मेरी तुलना भी उससे की जाए तो, उफ, ऐसे निराशाजनक विषय पर बात नहीं करी तो अच्छा है। उस आदमी ने औरत का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे बस डर है कि भविष्य में मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हुए रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मैं सारा दर्द और दिल का दर्द अकेले सह लूंगा। जुआन जम गया। ये अब तक के सबसे घटिया ब्रेकअप के बहाने में से एक है जो मैंने सुना है। हे भगवान, क्या ये आदमी कमीनों के संप्रदाय का पूर्वज है? उनकी बातों से महिला फूट फूट कर रोने लगी। बड़े भाई शियू, मुझे पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। ये सब मेरी गलती है। मुझे आपको इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। कहते हैं ना कि दूरी से प्यार बढ़ता है। शायद अगर हम कुछ समय के लिए अलग हो जाएं तो आप मुझसे फिर से प्यार करने लगे।
जुआन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या इस दुनिया की औरतें इतनी भोली होती हैं? मुझे समझ आ गया, लगता है ये जगह मेरे लिए वाकई स्वर्ग है। मुझे खुशी है कि आप मुझे इतनी अच्छी तरह समझते हैं, युवक ने उत्तेजित स्वर में उत्तर दिया। दृश्य अचानक पलट गया। अब जब हमारा रिश्ता टूट चुका है, तो क्या आप मुझे अपने करीबी दोस्त से मिलवा सकते हैं? मेरा मतलब लियू परिवार की उस युवती से है जिससे आप। तारांकन धड़ाम, तारांकन, इंसान की मूर्खता की भी एक सीमा होती है। उस युवती ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और रोते हुए भाग गई। उस युवक ने अपना पंखा खोला और थप्पड़ लगे गाल को हल्के से सहलाया। उदास भाव से उसने गहरी आवाज में कहा, सुंदर स्त्री का कोमल हाथ, यह मुझे कितना मोहित कर लेता है। अध्याय 40, बिल्कुल उनके नाम की तरह। Zuan gave him a thumbs up. I thought that I'm as trashy as a person could possibly get, but it looks like I still have a long way to go before reaching your level. जुआन की बातों से उस आदमी को कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि उसने अपना पंखा बंद किया और धीरे से हंसा। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूँ। मेरा नाम शी शियू है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं जुआन हूँ। जुआन ने सोचा कि उस आदमी का नाम वास्तव में उसकी शक्ल सूरत को दर्शाता है। वह वाकई एक आकर्षक आदमी था। 1. ओह, आपका नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने इसे पहले कहीं सुना है। जी शियू ने अपने पंखे को अपनी ठुड्डी के नीचे रखते हुए इस बारे में सोचा। जुआन जवाब देने ही वाला था कि चेन शॉपिंग ने उसे हाथ हिलाकर पुकारा, युवा स्वामी, अब आपकी बारी आने वाली है। इधर आइए। जुआन ने शियू पर मुट्ठी तानते हुए कहा, भाई शिये, अगर मौका मिला तो मैं आपसे भविष्य में एक कुशल कलाकार बनने की कला सीखना चाहता हूँ। पुई पुई पुई, मेरा मतलब है प्रेम प्रसंग की कला। आप मेरे ही समकक्ष प्रतीत होते हैं। बेशक, आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। शियू ने जवाब में अपनी मुट्ठी भींच ली। जुआन तेजी से कतार में वापस चला गया। उसके आगे होंग शिंगेंग ने ठंडे लहजे में कहा, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। तुम्हारे जैसे लोग तो बस ऐसे ही दोस्त बना सकते हैं। जुआन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। कितनी अफसोस की बात है कि मुझ जैसे व्यक्ति ने तुम्हारे सपनों की देवी से शादी कर ली। होंग शिंगेंग तुरंत क्रोधित हो गया। तुम प्रथम महिला का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? आपने होंग शिंगेंग को ट्रोल करके 321 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने हंसते हुए जवाब दिया, हम शादीशुदा जोड़ा हैं। इस तरह के बयान को अपमान कैसे माना जा सकता है? होंग शिंगेंग ने लगभग मौके पर ही अपनी तलवार निकाल ली। आपने होंग शिंगेंग को ट्रोल करके 344 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अकादमी के एक कर्मचारी ने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाकर कहा, तुम लोग किस बात पर हंगामा कर रहे हो? जो भी उपद्रव करने की हिम्मत करेगा, उसकी छात्र योग्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। होंग शिंगेंग ने अपने गुस्से को दबाया और सख्ती से सामने की ओर मुड़ गया। जुआन जैसे निकम्मे के लिए अपना भविष्य बर्बाद करना शर्म की बात होगी। बस देखते रहो, जब मैं अकादमी में अपना नाम कमा लूंगा, मैं नौकर की स्थिति से मुक्त हो जाऊंगा और मुझे फिर कभी पीछे नहीं हटना पड़ेगा। जुआन ने सिर हिलाया। यह अफसोस की बात थी कि वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। उसने अपना ध्यान चेन शॉपिंग की ओर मोड़ा। उस जिया शियू नाम के आदमी का क्या इतिहास है? चेन शॉपिंग ने उत्तर दिया, वह नगर स्वामी की जागीर का द्वितीय युवा स्वामी है। फिर वह थोड़ा और करीब झुककर दबी आवाज में बोला, वह ब्राइटनमुन नगर में एक कुख्यात अयाश है। वह वीणा, शतरंज, सुलेख और चित्रकला में पारंगत है। उसने लगभग हर चीज में हाथ आजमाया है। चाहे खाना पीना हो, अयाशी हो या जुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह न करता हो। हालांकि साधना में उसकी कमजोरी दिखती है। इसी वजह से उसके पिता को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या करें। बिल्कुल आपकी तरह, युवा स्वामी, चेन शॉपिंग ने मन ही मन सोचा। लेकिन जल्द ही उसने असहमति जताते हुए सिर हिलाया। हमारा युवा स्वामी उससे कैसे मुकाबला कर सकता है? कम से कम ये द्वितीय युवा स्वामी शी तो कई कौशलों में निपुण है। एक आवारा, दिलचस्प। जुआन ने देखा कि जी शियू अभी अभी एक और महिला के पास गई थी। उसकी निगाहों को भांपते हुए जी शियू ने सहमति में हल्का सा सिर हिलाया। अगला, वेसु। जुआन अभी जी शियू को हाथ हिलाने ही वाला था कि तभी स्टाफ सदस्य की आवाज जोर से गूंजी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस दुनिया में ऐसा ताजगी भरा नाम सुनेगा। 2. He turned to look and observed a young man of smaller stature stepping forward. His overall appearance strongly resembled a sneaky rat, accentuated by the two buck teeth he had. He gave the impression of a cunning man who wouldn't hesitate to do all sorts of underhanded things. वाह, उसके माता पिता तो पैगंबर ही होंगे जिन्होंने उसे इतना उपयुक्त नाम दिया। अकादमी के कर्मचारी ने एक क्रिस्टल बॉल निकाली। कर्मचारी ने वेईसुओ की उंगली में सुई चुभाई और उसके खून की एक बूंद उस पर निचुड़ी। क्रिस्टल बॉल से हल्की सी रोशनी निकली जो ध्यान से देखने पर ही मुश्किल से दिखाई देती थी। लोअर्डिंग, डी के समतुल्य। वेईसुओ आशा भरी निगाहों से भविष्य देखने के लिए क्रिस्टल बॉल को घूर रहा था। परिणाम सुनते ही उसकी सारी खुशी एक फूटे हुए गुब्बारे की तरह गायब हो गई। ये प्रक्रिया देखकर जुआन हैरान रह गया। उसने चेन शॉपिंग की ओर मुड़कर पूछा, वे लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? चेन शॉपिंग के पास जवाब तैयार था। वे छात्रों की साधना क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं। अकादमी में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी छात्रों को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें जिन कक्षाओं में भेजा जाएगा और साधना के लिए जो संसाधन आवंटित किए जाएंगे, वे सभी इस परीक्षण के परिणामों के आधार पर तय किए जाएंगे। जुआन सचमुच चकित रह गई। छोटी पिंग, तुम मेरे हर सवाल का जवाब कैसे दे देती हो? चेन शॉपिंग ने गर्व से सीना फुला लिया। बिल्कुल, एक योग्य सहपाठी होने के नाते मुझे ये सारी जानकारी पहले से ही पता होनी चाहिए। उसकी आवाज में खुशी झलक रही थी। जुआन ने चेन शॉपिंग के सिर पर थपथपाया, लेकिन मन ही मन वह थोड़ा चिंतित होने लगा था। उसने अकादमी में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा देने की उम्मीद नहीं की थी। उसने जितनी गोलियां खाई थी, उससे तो उसकी प्रतिभा चरम पर होनी चाहिए थी। क्या उसकी परीक्षा का परिणाम यहाँ मौजूद सभी लोगों को चौंका देगा? एक निकम्मे और निकम्मे व्यक्ति का अचानक एक प्रतिभाशाली साधनाशील प्रतिभा में परिवर्तित हो जाना स्वाभाविक रूप से संदेह का विषय था। क्या उसे इस दुनिया की किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ले जाकर शोध के लिए चीर फाड़ कर दिया जाएगा? जुआन का पहला विचार चेन शॉपिंग के खून को अपने खून से बदलने का था, लेकिन ऐसा करने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। भूल जाओ, अगर मैं जीवित रहने के लिए लो प्रोफाइल बनाए नहीं रख सकता, तो मैं महान चेन बेक्सुआन की तरह दबंग रास्ता अपना सकता हूँ। 3. सामने खड़े कर्मचारी ने एक और नाम पुकारा, माझू। यहाँ एक थोड़ा मोटा युवक दौड़कर आगे आया। कर्मचारी ने उसकी उंगली में सुई चुभाई और क्रिस्टल बॉल पर खून की एक बूंद निचोड़ी।
क्षण भर में क्रिस्टल बॉल एक सुखदायक सफेद रोशनी से जगमगा उठी। यदि वे ईसुओं के परीक्षण का परिणाम जुगनू की चिंगारी जैसा था, तो माँ झू का परिणाम एक चमकदार बल्ब जैसा था। उसकी प्रतिभा उच्च स्तर की है, बी जोड़ के समकक्ष। आसपास मौजूद भीड़ उत्साह से कानाफूसी करने लगी, यहाँ तक कि अकादमी के कर्मचारी भी आपस में फुसफुसाने लगे। देश में कुछ ही साधकों में ही श्रेणी की प्रतिभा थी। एक प्रांत की सीमा के भीतर उच्च श्रेणी के ही साधक को आसानी से प्रतिभावान माना जा सकता था। माँ झू को उच्च वर्ग की प्रतिभा का महत्व स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था। अकादमी के कर्मचारियों को प्रणाम करने के बाद वह एक गर्वित मोर की तरह इतराते हुए नीचे उतरा और दूसरों की ईर्ष्या भरी निगाहों का आनंद लेने लगा। होंग शिंगेन ने माँ झू के दिखावटी रवैये पर ताना मारा। एक मामूली उच्च वर्ग का प्रतिभाशाली व्यक्ति, और वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे दुनिया उसी की हो। कितना शर्मनाक। वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि उसकी प्रतिभा अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ थी और वह प्रथम मिस की प्रतिभा को भी टक्कर दे सकता था। प्रथम कुमारी के उससे अधिक उत्कृष्ट होने का एकमात्र कारण उसके पास उपलब्ध साधना संसाधनों की प्रचुरता थी। उसके जैसे साधारण नौकर के बेटे के लिए उतनी मात्रा में संसाधन प्राप्त करना असंभव था। समय के साथ उन दोनों के बीच का अंतर और भी बढ़ता गया। पिछले कुछ वर्षों में उसने चू वंश की पूरी लगन से सेवा की थी। स्वामी और स्वामिनी द्वारा सौंपे गए सभी कार्य, चाहे वे कितने भी थकाऊ या कठिन क्यों न हो, उसने पूरी कुशलता से पूरे किए। वह अपने सभी प्रयासों को सार्थक मानता था, बस दूर से प्रथम कुमारी के मनमोहक चेहरे की एक झलक पाने के लिए। उनकी पृष्ठभूमि में अंतर के कारण वह स्वयं को प्रथम कुमारी के सामने हीन और अयोग्य समझता था। इसलिए उसने चुपचाप उसकी रक्षा करने का निश्चय किया। यदि उसे किसी प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से कोई योग्य पुरुष मिल जाता जो उसके योग्य होता, तो वह संतुष्ट हो जाता। उन्हें ये देखकर बेहद खुशी हुई कि चू परिवार ने प्रथम मिस के पद के लिए अपने दामाद को चुना था। प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी भी ऐसे अपमानजनक पद को स्वीकार नहीं करते, इसलिए चयन प्रक्रिया में कम प्रतिष्ठित लोग और आम नागरिक ही शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि उनका मौका आ गया है। हालांकि वह प्रतिष्ठित कुलों के युवा स्वामियों के मुकाबले का नहीं था, लेकिन उसने अपनी खेतीबाड़ी की प्रतिभा पर भरोसा किया ताकि वह कम योग्य उम्मीदवारों से अलग दिख सके और इस तरह प्रथम कुमारी का ध्यान आकर्षित कर सके। दरअसल ऐसी अफवाह थी कि मैडम चू ने उन्हें अपना दामाद चुन लिया था। उनके आसपास सभी ने उन्हें बधाई दी, मानो फैसला हो चुका हो। हालांकि उन्होंने बेपरवाही का भाव बनाए रखा, लेकिन सच में ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल में बसंत की गर्माहट आ गई हो और खुशियों के फूल खिल उठे हों। बीच बीच में ऐसा लगता था जैसे प्रथम कुमारी उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान दे रही हो। पता चला कि उन्हें भी उनमें दिलचस्पी थी। उसका मन इस विचार से भरा हुआ था कि कैसे सुंदर और प्रतिष्ठित प्रथम मिस जल्द ही उसकी पत्नी बनेंगी। उसने कल्पना की कि कैसे वह हर रात उसके कोमल और सुगंधित शरीर को गले लगाकर सो सकेगा, जिससे वह नींद में ही खिलखिला उठता था। चुनाव परिणाम एक करारा झटका था। प्रथम महिला ने अपने पति के रूप में एक कुख्यात निकम्मे व्यक्ति को चुना था। जब उसे यह खबर मिली तो वह खुशी के मारे सातवें आसमान से गिर पड़ा और घोर निराशा में डूब गया। वह अपने आसपास के लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गया। कुछ समय तक वह अवसाद में डूबा रहा, फिर उसके हृदय में क्रोध का उबाल आ गया। क्यों? अगर उसने किसी उत्कृष्ट पुरुष को चुना होता तो मैं सहर्ष हार मान लेता, लेकिन यह जुआन तो बिल्कुल निकम्मा है। भला वह प्रथम कन्या के योग्य कैसे हो सकता है? क्या इसका कारण यह है कि वह दिखने में सुंदर है? असंभव। प्रथम मिस इतनी सती महिला नहीं है। वह काफी देर तक सोचता रहा और अंत में इस दुखद निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सब उसकी साधारण पृष्ठभूमि के कारण था। वह चू एस्टेट में सिर्फ एक नौकर था, इसलिए प्रथम मालकिन के मन में कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि वह एक पुरुष है। इसलिए उसने अपने पिता से विनती की कि वे अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसे ब्राइटन मून अकादमी में दाखिला दिला दें। अकादमी में अच्छा प्रदर्शन करना अधिकारी बनने और अपना वंश स्थापित करने की दिशा में पहला कदम होगा। तब तक वह प्रथम मिस के बराबर खड़ा हो सकेगा और वह उसे एक पुरुष के रूप में पहचान पाएगी। तो क्या हुआ अगर प्रथम महिला पहले से शादीशुदा है? उसका पति तो बिल्कुल बेकार है। मैं उसे जरूर मना लूंगी। उन्हें बस यही अफसोस था कि उनकी दिल की देवी अब कुंवारी नहीं रहेंगी। हालांकि जब तक वह उनकी थी तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और दूसरी मिस चू के बारे में क्या? भले ही उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल हो, लेकिन कम उम्र में ही उनमें गजब की खूबसूरती है। कुछ ही सालों में वह पहली मिस की तरह ही खूबसूरत हो जाएंगी। मेरे पास वैसे भी बहुत समय है, मैं उसके बड़े होने का इंतजार कर सकती हूँ। ये दिन ब्राइटन मॉन अकादमी के इतिहास में अमर हो जाएगा। नहीं, पूरा देश इस दिन को याद रखेगा। मैं होंग शिंगयिंग धूल से उठकर एक राजसी ड्रैगन बनूंगी। यहाँ मौजूद हर कोई मेरी महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के रास्ते में एक सीढ़ी मात्र है। यहाँ मौजूद हर कोई इतिहास बनते हुए देखेगा। मैंने इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। होंग शिंगयिंग के दिल में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। अगला होंग जिंगयिंग। होंग शिंगयिंग ने मुड़कर जुआन को घूरते हुए कहा, देखो और समझो कि तुम और मेरे बीच कितना अंतर है। तुम में प्रथम कुमारी बनने लायक कोई गुण नहीं है, केवल मैं ही प्रथम कुमारी को सुख दे सकती हूँ। जुआन ने हाथ उठाया। शिक्षक जी, इस आदमी को दूसरों की पत्नियों से बेहद लगाव है। यह मेरी पत्नी को अपना बनाने के बारे में सोचता रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति को अकादमी में आने दिया गया तो क्या यह अन्य महिला छात्रों और शिक्षकों के लिए खतरनाक नहीं होगा? आपने होंग शिंगयिंग को ट्रोल करके 156 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। होंग शिंगयिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि जुआन इतना बेशर्म होगा कि शिक्षक से शिकायत कर देगा। चाहे कोई भी दुनिया हो, दूसरों की छोटी मोटी शिकायतें करने वाले हमेशा सबसे नीच और घटिया लोग होते हैं। क्या उसे जरा भी शर्म नहीं है? होंग शिंगयिंग भड़कने ही वाला था कि अकादमी के कर्मचारी की ठंडी निगाहों ने उसे वहीं रोक दिया। वह छात्र, हमारी अकादमी छात्रों की योग्यता और विकास को प्राथमिकता देती है, लेकिन हम छात्रों के चरित्र पर भी पूरा ध्यान देते हैं। आशा है कि आप भविष्य में समझदारी से काम लेंगे। होंग शिंगयिंग ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। जी हाँ, मैं आपके निर्देश का पालन करूंगा। वह जानता था कि कर्मचारी की उसके बारे में राय इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी ताकत ही उनके मन में उसके बारे में बनी धारणा को बदल देगी। कर्मचारी ने होंग शिंगयिंग के सम्मानजनक शब्दों को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया और फिर उसे आगे आने का इशारा किया। इधर आओ और अपनी योग्यता का परीक्षण करवाओ। होंग शिंगयिंग ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल बॉल की ओर बढ़ा। पहले के छात्रों की तरह उसने भी उस पर खून की एक बूंद निचुड़ी। क्षण भर में क्रिस्टल बॉल चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा उठी। अगर माँ झू की रोशनी बल्ब की तरह थी तो होंग शिंगयिंग की रोशनी चांद की तरह थी। वन शियू का अर्थ है उत्कृष्ट और सुंदर होना।
2. वेसुओ। चीनी भाषा में वेसुओ से मिलता जुलता उच्चारण एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग असभ्य और अभद्र पुरुष, विशेषकर व्यभिचारी या घृणित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। 3. चेन बेक्सुआन उपन्यास शहरी अमर साधक का पुनर्जन्म का मुख्य नायक है।